नमस्ते। नमस्कार, कैसे हैं आप सर? नमस्कार 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 आदित्य बख्शी नमस्कार। अरे हफ्ता कैसा रहा? मतलब कि एक बहुत ही दुखद खबर सुनने को मिली। सैफ अली खान पे हमला हुआ उनके घर के अंदर घुसकर। ये साल ये साल जब से शुरू हुआ है तब से कुछ ना कुछ कोई ना कोई मौतें हो जा रही है। चागला साहब का निधन हो गया, सैफ अली खान पे हमला हो गया, साल की शुरुआत में ही मनमोहन सिंह जी पे ऐसा हो गया था। आर चिदम्बरम साहब का भी निधन हुआ था, आर उनकी चिदम्बरम पिछले साहब के हफ्ते साथ चर्चा ऐसा हो की गया। गई थी। हम्म। और ये काफी मतलब इतनी हाई सिक्योरिटी का व्यक्ति जो नवाब अपने आप को कहते हैं, नवाब हम्म। जो नवाब का वंशज है, और उनके घर के अंदर घुसकर एक कपल हो जाती है। हम्म। और वही उसी समय दौरान देखे तो इंस्टाग्राम पे सोनम कपूर का भी स्टोरीज चल रही होती है कि पार्टी चल रही है घर में, वी आर हैविंग अ गुड टाइम। उसके तुरंत बाद एक ऐसी एक घटना घट जाना हम्म। कि किसी के घर के अंदर घुसकर कोई व्यक्ति इस तरह का चाकू से हमला करे। हम्म। और ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स अगर आप देखें तो पहले बाबा सिद्दीकी का हत्याकांड, फिर उसके हम्म। बाद सलमान खान के घर के बाहर गोली चल जाना, हम्म। और उसके तुरंत बाद ये वाला किस्सा होना। तो लगता है बॉलीवुड के सितारे आज कुछ मतलब उनके खुद के सितारे ठीक नहीं लग रहे हैं, और ये तो हमको देखा जाए तो। सैफ अली खान का तो हमको समझ नहीं पड़ा है कि सैफ अली खान के साथ ऐसा क्यों हुआ कि अगर शाहरुख खान के साथ होता या आमिर खान के साथ होता या सलमान खान के साथ होता तो अंडरस्टैंडेबल था। ऐसा नहीं कि वी सपोर्ट दैट या आई सब्सक्राइब टू दैट, ऐसा नहीं है। लेकिन समझ पड़ता कि हाँ ठीक है, ये लोग कभी ना कभी किसी न किसी विवादों से ग्रस्त रहे हैं, आसपास इनका जीवन ऐसा कंट्रोवर्सी में रहा है, ये सब हुआ है, तो ये अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन सैफ अली खान तो बेचारा बहुत अच्छा आदमी है यार। लिव एंड लेट लिव वाली उसकी तो आइडियोलॉजी है जिंदगी में, उस पे इस प्रकार का हमला हो जाना वो थोड़ा थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है इस अच्छा तरह की बात होना। हैरान कुन बात है। उसमें भी क्या रवीना टंडन ने स्टेटमेंट ये दे दिया है कि जो बाहर से लोग आते हैं, बराबर, ये हॉकर्स जो हैं, जो लारी लगाते हैं, ये लगाते हैं वो लगाते हैं, अब हमारी भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि चूंकि ये हमला मुंबई में हुआ है, भगवान ना करे कि ये जो हमलावर है वो यूपी या बिहार का हो, क्योंकि शिवसेना और उनके कैडर एक्टिव हो सकते हैं, पर उनको तो बहाना चाहिए बेसिकली हाँ, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने। अगर ये हमलावर यूपी या बिहार का हुआ या कोई किसी मुसलमान हुआ तो फिर तो कहर मच जाएगा वहां पे। कहर मच जाएगा। और जहाँ तक खबर ये भी आ रही है कि ये जो भी शख्स था जिसने ये हमला किया है वो बांग्लादेशी ओरिजिन का है। अब ऐसे तो हम्म। ये भी एक एंगल है। और फिर अगर देखा जाए तो ये तो सिक्योरिटी इशू हुआ है, क्योंकि अगर हम्म। दूसरे देश से लोग आ रहे हैं यहाँ पर और इस तरह हम्म। की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं, हम्म। ये तो कानून व्यवस्था के ऊपर बहुत एक सवाल है। और फिर अगर चेन ऑफ इवेंट्स देखिए भी, सलमान खान को धमकी दी गई, हम्म। बाबा सिद्दीकी का तो हत्या कर दी गई, और उसके ऊपर से ऐसा एक हमला हो जाना, हम्म। तो ये तो एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे भी सवाल उठता है। जो वहाँ की सरकार है उसकी प्रति जवाबदेही बनती है कि आप किस तरह से मतलब कोई भी ऐसी तरीके जो हमारे स्टार्स हैं, जो मतलब हमारे ही देश के लिए कुछ लोग तो उनको आइकॉन मानते हैं। और स्टार से ज्यादा बेहतर ये उसको उनको बोला जाएगा कि ये लोग ऐसे लोग हैं कि जहाँ पे जिनके पे लाइमलाइट रहती है। ठीक है, ये उस टाइप के लोग हैं कि जिन पे लाइमलाइट रहती है, जिनकी सिक्योरिटी बहुत तगड़ी रहती है, बहुत अच्छी सिक्योरिटी जिनकी रहती है, ये उस टाइप के लोग हैं। अगर उन लोग पे भी हमला होने लगेगा तो फिर हमारी तुम्हारी सुरक्षा का तो फिर कुछ कहना ही क्या। और बॉम्बे जैसे शहर में घर में घुस के स्टैबिंग होना ये काफी एक बहुत स्टैबिंग हो जाना। बड़ी दुर्घटना है। अब हम्म। इसके ऊपर तो सरकार से सवाल पूछना चाहिए, और सरकार को भी जो एक्शन सरकार ले रही है उसको स्पष्ट करना चाहिए। और हमारी शुभकामना यही है कि सैफ अली खान जी जल्द जहाँ मतलब जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, अपने हॉस्पिटल से जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, और वो जल्द भी से जल्द स्वस्थ हो जाएं, उसमें हाँ खतरे से बाहर है वो भी। खतरे से और बाहर है। इसमें सबसे हुआ हमला बेचारे सैफ अली खान पे,
लेकिन हमारे यहाँ क्या लोग भी थोड़े सीरियस नहीं है। लोगों ने हमला शुरू कर दिया है अक्षय खन्ना और बिपाशा बासु पे कि तुम लोग नहीं मिलके अपने भाई जो राजवीर सिंह है उसके ऊपर हमला किया। लोगों ने अक्षय खन्ना और बिपाशा बासु पे हमला शुरू कर दिया है। लोगों की बात की जाए तो दिल्ली के एक साहब हैं, हम्म पूर्व मुख्यमंत्री। हम्म उन्होंने तो एक है तो सेफ है कि जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था हम्म उसके ऊपर एक अपना वो जोड़ दिया है कि आप इस, अगर आपका नारा था एक है तो सेफ है करके, तो आप तो इनकी तो सेफ्टी आप इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं। ये बात मैं कर रहा हूँ अरविंद केजरीवाल जी की। बहुत बहुत गंदा स्टेटमेंट दिया है अरविंद केजरीवाल ने। एंड इट इज नॉट एक्सपेक्टेड, ऐसा नहीं बोलेंगे कि इट इज नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ इट, इट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ इट। हर प्रकार के ऐसे स्टेटमेंट्स देने में वो सब उनसे तवक्को करते हैं हम लोग कि वो इस प्रकार के कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देंगे। नहीं देना चाहिए, इस प्रकार का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। तो ये क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि उनकी भी एक बौखलाहट है। मतलब दिल्ली के इश्यूज में अगर वो इतने घिरे हुए हैं कि वो केंद्र सरकार के खिलाफ एक नया फ्रंट खोलना चाह रहे हैं कि आप तो मत। और ये एक देखे तो दिल्ली की सरकार को भी, जो बीजेपी की वहाँ की लोकल यूनिट है, वो उनको इस मुद्दे पे घेर रही है कि आप रोहिंग्या को बसा रहे हैं, हम्म जो आम आदमी पार्टी की वहाँ पे सरकार है। तो वो भी एक तरीके से इसको काउंटर करना चाह रहे हैं कि जो वहां पर भी इस तरह की हरकत हुई है, जो एक बांग्लादेशी कोई घुसपैठिया है उसने एक कहीं ना कहीं तो एक भारतीय नागरिक के ऊपर एक हमला किया है इस तरह का। नहीं देखो, उसमें ऐसा है कि हमारा ये मानना है कि जो घुसपैठिए वाला जो नैरेटिव है, अब वहां पे हकीकत क्या है, वहां पे सत्य क्या है जमीनी तौर पे, उससे तो हम महरूम है, वो तो पता नहीं है बराबर। लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर ये आरोप लग रहा है अरविंद केजरीवाल पे कि वो बांग्लादेशियों को बसाया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपके पास ऐसी कोई इंटेल है, आपके पास ऐसी कोई सूचना है कि ये पर्टिकुलर घर जो है, कि ये पर्टिकुलर बस्ती जो है, ये पर्टिकुलर क्षेत्र जो है, ये परिक्षेत्र है कि यहाँ पे रोहिंग्यास को, बांग्लादेशियों को बसाया गया है। अगर आपके पास ऐसी कोई इंटेल है, ऐसी कोई सूचना है, ऐसी कोई जानकारी है आपके पास, तो केंद्र सरकार उस पर एक्ट क्यों नहीं कर रही है? केंद्र सरकार उसको क्यों होने दे रही है, अपने नाक के नीचे क्यों होने दे रही है? तो हमारे हिसाब से ये जो रोहिंग्या को बसा रहे केजरीवाल, और रोहिंग्या कोई उत्तर प्रदेश से तो आए नहीं है, दिल्ली से तो आए नहीं है, आए वो लोग बांग्लादेश से हैं। तो बांग्लादेश से सीधा तो दिल्ली पड़ता नहीं है, बीच में बहुत सारे राज्य पड़ते हैं। तो ये तो होम मिनिस्ट्री की फिर बात हो गई, फिर ये तो सीधे सीधे बात हो गई अमित शाह जी क्या कर रहे थे। तो सीधे सीधा यही सवाल हो जाएगा फिर कि होम मिनिस्ट्री क्या कर रही थी। नैरेटिव गढ़ने की जो एक अरविंद केजरीवाल जी की भी एक वो महारत उनको भी हासिल है कि कैसे मीडिया में अटेंशन गेन करना है, कैसे नैरेटिव गढ़ना है उस तरीके से। इस तरीके को काफी शार्प पॉलिटिशियन कहलाते हैं इस मामले में। नहीं ये भी उनकी एक असफल कोशिश, ना समझ कोशिश जैसी लगती है। पता नहीं इसका कितना असर हो कितना ना हो, बट जो एक नैरेटिव वो गढ़ना चाह रहे हैं वो तो सफल होता नहीं दिखता है। नहीं, उसमें हमारा ये मानना है, उसमें ऐसा है कि जो लोग समझते हैं आदित्य, वो लोग समझते ही हैं, जिनको दृष्टि हासिल है उनको नजरिया है ही, उनको पता चल ही जाता है। कई चीजें जो केजरीवाल साहब बोलते हैं वो सही बोलते हैं, कई जगह वो भी उस प्रकार की क्या बोलते हैं अपने डाउनग्रेड पॉलिटिक्स में वो भी उतर ही जाते हैं। उन्होंने भी वो हमारे वहाँ कहते हैं ना कि अगर पॉलिटिक्स एक कीचड़ है और कीचड़ को अगर साफ करना है तो कीचड़ में उतरना पड़ता है। तो इन्होंने क्या उसको लिटरली ले लिया है, ये वास्तव में कीचड़ में उतर जाते हैं जो केजरीवाल है। तो ये जो उन्होंने एक है तो सेफ है वाला वो बोला, बहुत ही शर्मनाक बयान है। इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए। आप अपने विकास की बात जहां तक कर रहे थे, हमने ये किया, हम आपको ये देंगे, आप अपने मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे, तब तक बढ़िया है, बिल्कुल सही बात है, मुद्दों की बात होनी चाहिए। आप एनवायरमेंट हम क्लीन कर देंगे, नदियां हम क्लीन कर देंगे, ये सब बात कर रहे थे, तो ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन जब आप ये एड होमिनियम आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं कि नहीं इसने ऐसा किया, जो पर्सनल होने लगते हैं, तो फिर आप कीचड़ में ही उतरते हैं। बिल्कुल सही बात है वो। एक तरीके से पिट कर रहे हैं अपने आप को नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट, प्रधानमंत्री जी के अगेंस्ट। हाँ मतलब बात सही है वो तो, लेकिन खैर मुश्किल है ऐसा। वो उनको कुछ समय पहले भी उनमें वो हवा भरी गई थी, उनको वो गुमान आ गया था कि मैं वो नेशनल लीडर बन सकता हूँ। नेशनल लीडर बनने की अभी काबिलियत अरविंद केजरीवाल जी में आई नहीं है, और अगर उनमें आ भी गई है तो इतने सारे नेता लोग अभी होड़ में लगे हुए हैं कि इनको कोई आगे बढ़ने नहीं देगा। और प्रॉब्लम इनकी ये है कि इन्होंने अपना प्लेग्राउंड क्या है, ये कीचड़ को भी अपना प्लेग्राउंड बनाने से ये ऐतराज नहीं करते हैं।
तुरंत उतर जाते हैं कीचड़ में, केजरीवाल जी। जैसे कीचड़ से याद आया हमको, देखो कीचड़ में उतरना क्या कहते हैं। अभी लाहौर हाईकोर्ट ने अभी वहां की जो म्युनिसिपल कोर्ट है उसका एक डिसीजन उन्होंने अपहेल्ड किया। अब अपहेल्ड क्या किया था, शहीद भगत सिंह को जहां पे फांसी दी गई, जिस चौक पे फांसी दी गई, उस चौक का नाम है शादमान चौक। तो वहां पे जो भगत सिंह का फैन ग्रुप है, उन्होंने एक पिटीशन लगाई थी, जो लाहौर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है वहां पर उन्होंने पिटीशन लगाई कि ये वाली जो पर्टिकुलर चौक है इसको आप शादमान चौक नाम बदल के आप इसको भगत सिंह चौक रखिए, क्योंकि भगत सिंह का मजहब कोई भी हो, मजहबी तौर पे उनका एतबार किसी पे भी रहा हो, लेकिन जब वो शहीद हुए थे तो वो देश के लिए शहीद हुए थे, वो मुल्क की उल्फत में शहीद हुए थे वो। लेकिन वहां की जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट है, लाहौर के मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने ऐसा बोल दिया कि नहीं, भगत सिंह एक टेररिस्ट थे, ऐसा बोल दिया उन्होंने। और उस टाइम उन्होंने क्रिमिनल्स को मारा था, तो उस टाइम वो टेररिस्ट है और आज के जमाने में वो टेररिस्ट ही रहेंगे, तो हम उनके नाम पे ये चौक का नाम नहीं बदलेंगे, हम शादमान चौक ही रहने देंगे। उस चीज को अपील की गई लाहौर हाईकोर्ट में। लाहौर हाईकोर्ट ने इस बात को अफर्म किया कि हाँ, भगत सिंह टेररिस्ट है। इसको बोलते हैं कीचड़ में उतरना। आप लोग कितनी नीचता की कौन सी ऊंचाइयां छू रहे हैं आप लोग। भगत सिंह को टेररिस्ट, हमको नहीं लगता है भगत सिंह को टेररिस्ट अब ब्रिटिश भी मानते होंगे। उस समय तो कोई वो नहीं था ना, इशू नहीं था हिंदुस्तान या पाकिस्तान का। पाकिस्तान तो अस्तित्व भी 1947 के बाद आया। तो जो भगत सिंह जी ने अपनी शहादत दी थी वो तो पूरे एक, जो हमारा पूरा एक देश था उसकी दी थी, जो हिंदू भी थे उसमें मुसलमान भी रहते थे, उस तरीके से जो अनडिवाइडेड इंडिया था। तो इस तरीके से जो मतलब घटियापना कह सकते हैं इसको, नीचता कह सकते हैं कि आप उस तरीके से उनको एक आतंकवादी कह रहे हैं, क्योंकि इसमें तो फिर वो एक हिंदू और मुस्लिम का भी एंगल देखते होंगे वो। इसीलिए ये तो जलालत और घटियापने की बात है। मतलब अगर इस एक तरीके से इसको, मतलब इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं बेसिकली, ये जो घटियापना है। और हमारा मानना तो ये है कि वहाँ की जो आवाम है, पाकिस्तान की आवाम है, वो इससे मुत्तफिक नहीं है। वो इस ये जो स्टैंड है लाहौर हाईकोर्ट का, उससे वो सहमत नहीं है। वो लोग मानते हैं भगत सिंह को, वहां पे कल्चरल आइकॉन है भगत सिंह। लेकिन ये लोग ने क्या है, कोर्ट के माध्यम से, और इनकी जो एग्जीक्यूटिव रही है, देखो भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते खराब रहे हैं वो सिर्फ सरकारी लेवल पे खराब रहे, आवामी तौर पे कभी वहां पे जो रिलेशन से कभी खराब नहीं रहे। वहां की जो ISI है, उन्होंने हमेशा चाहा कि हम एक दूसरा एक पैरेलल स्टेट क्रिएट करें। और कश्मीर से याद आया, 19 जनवरी, आज 19 जनवरी भी है। 19 जनवरी भी है आज। कहीं पे नहीं देखा हमने, हम सुबह से नेट सर्फ तो खैर लगा ही रहता है, सुबह से कहीं पे हमने नहीं देखा कि 19 जनवरी 1990 के लिए किसी ने अपना शोक प्रकट किया है। किसी ने, कोई सिविल सोसाइटी नहीं, कोई नेता नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई मुख्यमंत्री नहीं। 35 साल का एक सफर है, जो उस घटना को 35 साल बाद भी अगर जो जख्म है जो कश्मीरी पंडितों के थे वो आज भी वैसे ही उसी तरह के हैं। ना कोई किसी ने मरहम लगाया, ना किसी ने कोशिश की। बहुतों को उम्मीद थी कि जब धारा 370 समाप्त कर दी गई कश्मीर घाटी से 2019 में, तो लोगों को एक मन में उम्मीद जगी थी कि हो सकता है अब जो सरकार है वो अब कश्मीरी पंडितों को पुनर्स्थापित करने के लिए कुछ कदम उठाएगी। पर अगर ग्राउंड सिचुएशन देखी जाए तो कश्मीर में जो भी हम सुनते, हालांकि बहुत एक इम्प्रूवमेंट है, बहुत इम्प्रूवमेंट है, बट जितना काम हुआ उतना और करना बाकी है। कुछ नहीं, कोई काम नहीं हुआ है, 1% काम भी नहीं हुआ है जितना करने की बात है। देखो, जो लोग को नहीं पता है 19 जनवरी 1990 को क्या हुआ था, उनके लिए खाली एक आइडिया दे दे कि शुरू हुआ था ये टोपलू जी और गंजू जी की हत्या से, बराबर 1989 में। तो उससे 1989 तक तो क्या है, सिर्फ कश्मीर में आजादी के नारे चलते थे। 1990 में JKLF ने हाथ मिला लिया मुजाहिदीन से, और फिर उन्होंने आजादी के नारे की जगह जिहाद का नारा कश्मीरी वैली में चलाया। तो फिर वो रालीव, चालीव, चगलीव ये वाले नारे चलने लगे। तो 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस स्टार्ट हुआ। इसको कई लोगों ने क्रिस्टल नाक्ट भी कहा गया। क्रिस्टल नाक्ट वो जो नवंबर पोग्रोम हुआ था
हिटलर ने किया था ज्यूज का 1938 में। तो कई लोगों ने 19 जनवरी 1990 को क्रिस्टल नाक्ट भी कहा गया, द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। उसका मतलब ये, तो 19 जनवरी 1990 को पंडितों का जो एक्सोडस है, पंडितों का जो पलायन है, वो शुरू हुआ। इसलिए हम 19 जनवरी को याद करते। किसी ने नहीं हमने देखा, कोई राजनेता नहीं, किसी ने ट्वीट तक नहीं किया, किसी ने ट्वीट तक नहीं किया, कोई संगठन नहीं, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं। छोटी छोटी बात पे सुप्रीम कोर्ट बोलता है। आरजी कर केस में जब ऑलरेडी हाई कोर्ट ने वहां पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया था, उसके बावजूद यहाँ पे इन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। ये हर छोटी छोटी बात में सुप्रीम कोर्ट कहाँ गया था 1990 में सुप्रीम कोर्ट? एक पिटीशन भी जब दाखिल की गई थी बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तक उसको डिसमिस कर दिया था कि इसको तो बहुत समय हो चुका है इस घटना को हुए, तो इसमें हम अभी कुछ नहीं कर सकते। वो कश्मीर फाइल्स के बाद, शायद कश्मीर फाइल्स के बाद वो उसको डाला गया था, शायद ऐसा कुछ था। ऐसा कुछ था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके लिए तो पूरा उन्होंने पिटीशन डिसमिस कर दी थी ऐसे। जो एक ह्यूमन राइट्स के लेकर भी, क्योंकि राइट्स का विषय है, सुप्रीम कोर्ट को तो कहा भी गया है कि इट इज अ डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल, सेंटिनल क्वी विवे, सेंटिनल क्वी विवे जी। तो सुप्रीम कोर्ट को भी मतलब इस तरीके से, हालांकि वो तो एपेक्स कोर्ट है, उनका तो इस प्रति कोई जवाबदारी नहीं बनती है, जो सरकार को पुनर्गठन वहाँ पे पुनर्स्थापना करवानी भी है। देखो उसमें ऐसा है कि पुनर्स्थापना की जवाबदारी क्यों नहीं बनती है? आपकी बिल्कुल बनती है। जब कोरोना के समय दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई थी, तो आपने सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लिया था? हेल्थ आपकी जिम्मेदारी है ना, आपने हेल्थ पर्पसेस के लिए आपने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था ना। उसके बाद आपने दिल्ली में सिलेंडर की जो व्यवस्था है, जो आवाजाही, उसको रेगुलेट भी किया आपने, तब तो आपने किया। उस टाइम आपने क्यों नहीं किया? और ये सवाल ऐसा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट रहेगा, जब तक इस देश की तारीख रहेगी, सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा कि उस समय आप चुप क्यों थे। देखो सुप्रीम कोर्ट पे कई सारे लांछन लोग बाग लगाते हैं कि एडीएम जबलपुर का, जैसे सबसे बड़ा लांछन ये लोग आते हैं कि एडीएम जबलपुर का। कई लोग तो राम जन्मभूमि का भी लांछन लगाते हैं, कई लोग हैदराबाद से। ठीक है, सबसे बड़ा लांछन सुप्रीम कोर्ट का जो ये था कि उन्होंने 1990 में जो पंडितों का पलायन हुआ, उसमें इन्होंने चुप्पी साध के रखी, किसी प्रकार का इन्होंने कॉग्निजेंस नहीं लिया, किसी प्रकार की इन्होंने उसमें मुदाखिलात नहीं की, इंटरफेरेंस नहीं की किसी प्रकार की। ये सबसे बड़ा दाग है सुप्रीम कोर्ट के दामन पे। और जब तक इस मुल्क की तारीख रहेगी, जब तक सुप्रीम कोर्ट की तारीख रहेगी, तब तक उनको ये सवाल पूछा जाएगा। और हमारे जैसे, आप जैसे जो थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, वो लोग तो पूछते ही रहेंगे। जो मेन स्ट्रीम नेतागण है, वो तो क्या है, जब तक मेन स्ट्रीम पहुंचते नहीं तब तक सवाल जवाब करते हैं। उनके पास तो प्लेटफॉर्म भी होता है संसद के अंदर सवाल पूछना। हाँ, संसद के अंदर इम्यूनिटीज भी होती हैं, फिर भी वो उस तरीके से तो सुप्रीम कोर्ट से सवाल एक तरह से तो बनता भी है कि अगर आप जब सब चीजों में अगर आप इंटरफियर करते हैं, सपोज की ऐसा तो कोई विषय नहीं होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफियर ना किया हो। जैसे सपोज की एक जो केस था कि महिलाओं को परमानेंट कमीशन देना फौज के अंदर, उसमें भी आपने तरीके से इंटरफेयर किया। लड़कियों को एनडीए में भेजना है ना भेजना, उसमें भी आपने इंटरफेयर किया, और जो कि सही था एक तरीके से। तो जब आप सब जगह से आप अपने आप को एक कहते हैं कि हम तो मतलब सबके फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करनी है, सबका बचाव करना है, तो क्यों नहीं आप उनके बचाव में भी आते हैं? क्यों नहीं आप सरकार से तलब करते हैं कि आपने इसके ऊपर आपने इसके ऊपर क्या विचार लिया है, क्या प्लान ऑफ एक्शन है? क्यों नहीं आप जिस भी तरीके से आए दिन आप देखते रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सरकार को नोटिस इशू कर देता है कि इसके ऊपर आपका क्या स्टैंड है, क्या आपका पैरवी आपकी क्या रखना चाहेंगे, आपका क्या स्टैंड है इसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने कभी जहाँ तक मेरा
वो है, जहाँ तक मैं जानकारी जानता है। हूँ तो सुप्रीम हम्म। जानकारी है कि सुप्रीम हम्म। कोर्ट ने इसके प्रति तो सरकार को नहीं कहा था कि आपका क्या स्टैंड है, आपकी क्या पॉलिसी है। हम्म। तो आपको कोई इशू नोटिस इशू नहीं किया था। जैसे मैंने पहले भी कहा, जो पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से रिजेक्ट कर दी थी कि इसको तो बहुत समय हो गया, हम कुछ नहीं कर हम्म। सकते हैं करके, हम्म। इस तरीके से। हम्म। तो ये तो एक काफी इनसेंसिटिव अप्रोच रहा था सुप्रीम कोर्ट का, जो एक नेशनल इशू है मतलब। और ये एक ब्लॉक है हिंदुस्तान। ओवरली इंटरफेयरिंग एटीट्यूड जो ये जुडिशरी का रहा है, मणिपुर में जो हो रहा है, मणिपुर में जो भी हो रहा है, वो प्योरली उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वहां की हाई कोर्ट की है, प्योरली। अगर उन्होंने बोला नहीं होता वहां की गवर्नमेंट को कि आप मुझे विद इन क्या 11 दिन के अंदर आप मुझे इसका वो दीजिए, रिपोर्ट दीजिए। रिपोर्ट दीजिए और क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, अगर आपने वो जजमेंट नहीं दिया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सपंज किया है, वो जो पर्टिकुलर डायरेक्शन था उसको एक्सपंज किया है सुप्रीम कोर्ट ने, दैट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द ऑर्डर। तो ये जो ओवरली इंटरफेरेंस वाला जो इनका एटीट्यूड रहा है जुडिशरी का, मणिपुर में जो हो रहा है सब इनके ही जिम्मे है। देखो ऐसा नहीं है कि पहले वहां पे सोसाइटल क्लीवेजेस नहीं थे, ऐसा नहीं था कि वहां पे दरारें नहीं थी, कल्चरल प्रॉब्लम्स नहीं थे, लेकिन वो क्या सब सुसुप्त अवस्था में थे, वो सब अंडर करंट में थे। आपने क्या किया, आपने जैसे ही ये वाला ऑर्डर दिया कि नहीं, गवर्नमेंट को बोला कि लॉ करो, तो फिर क्या सामने वाला पक्ष जो एक रिएक्शनरी पक्ष भी वहां पे खड़ा ही था, इंतजार में ही था कि कुछ हो और हम तुरंत उस पर कुछ हमला करें, और हमला हो गया। और आज तक देखो यहां तक हो गया कि नहीं, वहां के एक सीएम को माफी भी चिंगारी मांगनी थी, पड़ी। उनको एक चिंगारी की जरूरत थी, वो वहां की हाई कोर्ट ने लगा दी। जो वहां पे हाँ चीफ हाँ। जस्टिस थे उस हाई कोर्ट के, और उसके हम्म। पहले तो देखा जाए तो ऐसा कोई इशू नहीं था, मतलब थोड़े बहुत होता था पर वो लोकलाइज था और वो काफी हाँ रिजॉल्व मतलब भी ये तो हो जाता कहाँ था। नहीं होता यार, कहाँ नहीं होता है, कौन से समाज में नहीं होता है वो तो, इस देश में आज जो से नहीं होता, पहले से हो रहा है वो तो। इसी बात पर अरुण जेटली जी की एक तूने ब्लॉग में लिखा था, एक वो बात याद आती है कि टायरनी ऑफ द अनइलेक्टेड। क्योंकि जो हाँ भी ये यस। जज लोग हैं, ये तो एक अपॉइंटेड ऑफिस है ना, ये तो हम्म। चुनाव लड़कर नहीं आते हैं हम्म। इस तरीके से। तो इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती है। और जो भी जो डिसीजन था भी मणिपुर मणिपुर का, जो भी एक जो मतलब कंट्रोवर्सी थी कि जिसको रिजर्वेशन देना है नहीं देना है, हम्म। आप कौन होते हैं एग्जीक्यूटिव को ऐसा एक ऑर्डर इशू करने वाले कि ये आप तो इनको इनको तो देना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए। जो भी पक्ष है वो एग्जीक्यूटिव का पक्ष था, अगर और जो कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी देना भी था। क्लियर ऑन दिस एस्पेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी क्लियर ऑन दिस एस्पेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेशन बोलता ऑफ है। द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। उसके बावजूद ये जो बोला गया है कि जहां पे जो रिजर्वेशन के जो भी मसले हैं वो प्रेसिडेंट विल डिसाइड, स्टेट गवर्नमेंट तो डिसाइड भी नहीं कर सकती उसको, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, ऑन द वारंट ऑफ प्रेसिडेंट वो डिसीजन होगा। स्टेट गवर्नमेंट तो काबिल ही नहीं है उसके डिसाइड करने की, उसके पास वो पावर ही नहीं, वो अथॉरिटी नहीं है। आपने कैसे ये दे दिया, दिस इज, ये जो ऑर्डर था ये तो संविधान के प्रतिकूल था, संविधान के प्रोविजंस को पराभूत करने वाला ऑर्डर था ये। इस तरीके से जो हमारे देश में जो जजेस की भी कोई अकाउंटेबिलिटी है, इस तरह से नहीं फिक्स की जाती है, जो उनकी भी इम्यूनिटी है। नहीं देखो, जजेस की जो भी अगर वो अकाउंटेबिलिटी कॉल का, जो भी वो काम करते हैं इन लोग। जजेस की अकाउंटेबिलिटी का देखो आदित्य, हम ये समझते हैं कि एक सुपरमैन वर्सेस बैटमैन जैसा कॉन्सेप्ट है ये। देखो इसमें हम कैसा समझते हैं, देखो बैटमैन को क्या लगता है कि सुपरमैन के पास ढेर सारी पावर्स है, वो जब चाहे कुछ भी कर सकता है, किसी को भी बर्बाद कर सकता है, कोई भी बिल्डिंग तोड़ सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, बैटमैन को ये लगता है। और सुपरमैन जानता है कि उसके पास बहुत सारी पावर्स है, लेकिन सुपरमैन क्या है, रेस्ट्रेन रखता है, सेल्फ रेस्ट्रेन रखता है, बिल्कुल रखता है। और तो हमारी सेम पोजीशन क्या है जुडिशरी के साथ है, जो आपका जो एप्रीहेंशन है वो सबका एप्रीहेंशन रहा है, बिल्कुल सही बात है। और जब तक, और ये लोग क्या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में जब इवोल्यूशन लेते आते हैं, तो बीच में रिजिजू साहब भी परेशान हो गए थे, इन लोग को वो भी थोड़ा चिढ़ गए थे, गुस्सा हो गए थे जुडिशरी पे। तो हमारे यहाँ क्या बैटमैन वर्सेस सुपरमैन वाला, ये सबको एप्रीहेंशन रहता है कि जुडिशरी के पास इतनी पावर से वो लोग ये कर देंगे, वो लोग ऐसा कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं। लेकिन हमको ये बात समझनी चाहिए कि आज तक 75 ईयर्स हो गए, बराबर 75 साल। सुप्रीम कोर्ट तो 1950 में इसकी स्थापना हुई थी सुप्रीम कोर्ट की। तो आज तक का इतिहास देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई बहुत
अपने पावर्स के दुरुपयोग नहीं करती है। उन्होंने हमेशा एक सेल्फ रेस्ट्रेंट रखा है। ठीक है, कश्मीर वाला मुद्दा हो गया, जबलपुर वाला मुद्दा हो गया, और ऐसे क्या है 4-5 मुद्दे हो गए, तो उसमें थोड़ा उन्होंने ऐसा थोड़ा गलत रुख रखा, गलत रवैया रखा। लेकिन जिस प्रकार की ताकत इनको हासिल है, जिस प्रकार की शक्ति के ये लोग स्वामी हैं जुडिशरी, और जो ये लोग अनलीश कर सकते हैं, उस हिसाब से इन्होंने कभी नहीं किया। ये लोग ने हमेशा अपने आप पे रेस्ट्रेन ही रखा। पर ऐसा जब भी आप देखते हैं इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करना हो, जो एक कंट्रोवर्सी चली थी अभी है, फरवरी में एग्जीक्यूटिव को उसकी बहुत, सुनवाई है, फरवरी में है उसकी जी, जो सुनवाई। एक एग्जीक्यूटिव की एक, वो कह रहे थे कि एग्जीक्यूटिव का एक हैवी हैंड है, क्योंकि उसमें जो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने वाली कमेटी की होती थी उसमें प्राइम मिनिस्टर होते थे, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक एग्जीक्यूटिव का हैवीनेस होती थी उसके अंदर। हाँ। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी जजमेंट दिया था कि भाई इसमें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भी से होना चाहिए उस तरीके से, तो सुप्रीम कोर्ट तो हर तरीके से हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है। मतलब ये कैसा है, मैं जहां तक मैं ऑब्जर्व कर पाया हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हर क्षेत्र में घुसना चाहता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें भी अपने आप को अपॉइंटमेंट कमेटी में होना चाहते हैं जिसमें इस इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करना होगा, या दूसरी भी अपॉइंटमेंट्स होगी उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपना अपना मतलब अपना एक वो रहे, अपना एक से चाहते हैं। तो जबकि जब इनकी बारी आती है, जो एक पूरे सीरीज बैटरी ऑफ केसेस चली थी जिसको जजेस केसेस कहते हैं, 3 जजेस केसेस, जब इनकी अपॉइंटमेंट की बारी 3 जजेस केस कहते हैं जो, और 4 जजेस केस जो एनजेएससी वाला जजमेंट है। तो हाँ, इसमें ये कहते हैं दूसरे, और जब खुद की बारी आती है तो दूसरे ये बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं कि भाई जब अगर जुडिशरी का कोई इंडिपेंडेंस की इशू आएगी देन दे विल हैव नो कॉम्प्रोमाइजेस। बट जब एग्जीक्यूटिव के डिसीजन लेने की बारी आएगी कि किसको परमानेंट कमीशन देना है, किसको अगर लड़कियों को एनडीए में भेजना है नहीं भेजना है, तो आगे की इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे प्रिपेयर करना है, किसके घर पे जेसीबी बुलडोजर भेजना है नहीं भेजना है, वो भी तो बताते हैं, वो भी बताते हैं। तो मतलब ये हर क्षेत्र में घुसना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट है वो हर क्षेत्र में घुसना चाहता है, और जब इनकी बारी आती है तो एकदम अपने आप को एक वो बंद कर लेते हैं, नहीं ये तो नहीं चलेगा, ये तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, इसको आप वायोलेट कर रहे हैं, तो इसके लिए ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन ने इसको तो बंद कर दो, ये तो सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो एक तरीके से जो एक सुप्रीम कोर्ट जो अपने आप को रोक नहीं सक पाता है इस तरीके की इश्यूज में इंटरफेयर करने से, वो एक चर्चा का विषय है। देखो पर डिबेट होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट एक क्या है, देखो एक बात समझो कि सुप्रीम कोर्ट एक कॉलोनियल इंस्टीट्यूशन रहा ही है। उस बिल्डिंग में भी पहले ऐसे ही चलता था। ठीक है, हमारे 1950 में उसकी स्थापना हुई, वो अलग बात है। लेकिन क्या धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट भी खुल रहा है। जैसे आरटीआई अब आप सुप्रीम कोर्ट पे लग सकती है, इसके पहले आरटीआई नहीं था, तो आरटीआई के परव्यू में नहीं था सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट आरटीआई के परव्यू में आ गया है, तो धीरे धीरे चीजें खुल रही। और जैसे जैसे हमने बताया, देखो ये वही बात है, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन वाली बात है। हमको लगता है सुपरमैन के पास इतनी शक्ति है, उन्होंने आज तक अपनी शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं किया। आप जैसे देखिएगा, जैसे फरवरी में अभी ये जो इलेक्शन कमीशन वाली जो बात की आपने, चुनाव आयुक्त वाली जो सुनवाई है, उसमें ध्यान से देखना, जो सुनवाई होगी जज यही कोशिश करेगा कि उसको इंटरफेयर न ही करना पड़े, चाहे जिस भी बेंच में जाती है वो बेंच यही कोशिश करेंगे कि हमको इंटरफेयर न ही करना पड़े। वो ऐसा ही प्रयत्न करेगी कि एग्जीक्यूटिव लेवल पे अगर मैटर निपट जाता है तो निपट जाए। उसमें ऐसा है कि कुछ एडवोकेट्स हैं, कुछ लॉयर्स हैं जो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी लेके चलते हैं, जिनको ये आइडियोलॉजी क्या विरासत में प्राप्त हुई है। वो लोग क्या है, लॉबिंग करते हैं। वो लोग एक छोटा सा टास्क पकड़ लेते हैं, एक वो लोग गोल पकड़ लेते हैं कि ये गोल है, ठीक है, हम सरकार को कहीं बाहर तो नहीं घेर पा रहे हैं, तो हम एक एक मुद्दा करके इनको कोर्ट में घेरे। कई सारे ऐसे एडवोकेट्स हैं बराबर, जिनके नाम हमको लेने की आवश्यकता नहीं, आप जान ही रहे, ठीक है। कई तो उसमें अभी सुप्रीम कोर्ट बार का अध्यक्ष का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, ठीक है। ऐसे कई सारे एडवोकेट्स हैं। वो लोग क्या अपने आइडियोलॉजी चलाते हैं, और अल्टीमेटली क्या होता है, जज तो फिर भी मनुष्य, ये व्यक्ति है, वो भी कई बार क्या है, वो प्रेशर को वो लोग भी सकम कर जाते हैं, बिल्कुल कर जाते हैं, और वो लोग ना चाहते हुए भी वो लोग इंटरफेयर इसमें कर देते हैं। बाकी भारत की जुडिशियरी हम देखते हैं, कई लोग जैसे हम लोग तो एडवोकेट है, कहीं अपना परिचय भी देते हैं कि हम एडवोकेट है, तो सब लोग कि यार आप लोग क्या काम करते हो,
आप लोग कुछ काम नहीं करते हो, इतना सारा पेंडेंसी है, ये वो। फिर आप यूएस में जाके देखो, आप यूके में जाके देखो, वहाँ क्या हाल है क्या है। तो हम उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं कि आप वहाँ की आबादी भी तो देखिए, वहाँ की पॉपुलेशन भी तो देखिए। हमारे भारत देश में जो डाइवर्सिटी है, वो डाइवर्सिटी भी तो देखिए। वहां पे एक ही लैंग्वेज है, वहां इंग्लिश ही है, यूएस में, वहां यूके में इंग्लिश ही है। हमारे यहाँ तो 22 तो हमारे यहाँ शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, शेड्यूल्ड लैंग्वेज 22 है हमारे यहाँ। 29 राज्य है और 22 हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है। मतलब समझ लीजिए कि पौनी भाषा हर स्टेट की है हमारे पास। और उस पौनी भाषा में भी जो डायलेक्ट्स अलग, ग्रामर अलग। आप हमारे यूपी में ही चले जाइए, पूर्वांचल में अलग बोलिए। आप अवध चले जाइए, अवध में अलग बोलिए। मिथिला चले जाइए, वहां अलग बोलिए। ब्रिज चले जाइए, ब्रिज भाषा अलग है हमारे वहाँ। दिल्ली की ओर चले जाइए, यूपी में अलग हो जाता है। वहाँ पश्चिमांचल में चले जाइए, वहाँ भाषा अलग है। हमारे गुजरात में आ जाइए, हमारे गुजरात में जो मध्य गुजरात का भाग है वहाँ अलग गुजराती, उत्तर गुजरात में अलग गुजराती है, दक्षिण गुजरात में अलग गुजराती, काठियावाड़ में अलग गुजराती है। राजस्थानी पकड़ लीजिए, शेड्यूल्ड लैंग्वेज है राजस्थानी। राजस्थान पकड़ लीजिए, हिंदी का एक वो डायलेक्ट है राजस्थानी। एक प्रकार की राजस्थानी थोड़ी है। मेवाड़ी राजस्थानी है, मारवाड़ी राजस्थानी है। जैसलमेर चले जाइए, वहां अलग राजस्थानी है। उत्तर राजस्थान चले जाइए, वहां अलग राजस्थानी बोली जाती है। बुंदेलखंड के पास जो बोली जाती है वो अलग इतनी सब डाइवर्सिटी को एनकैप्सुलेट करके आप जब चाहते हैं, हमारे यहाँ कोई एविडेंस लेके कोई विटनेस आता है, बराबर, तो वो विटनेस कहाँ से आ रहा है, वो विटनेस कौन सी भाषा समझता है, उसके जो बोल रहा है उसको एज इट इज रिकॉर्ड करना है। क्योंकि हमको, हमारे पास अक्यूज के भी राइट्स है, अक्यूज को भी राइट्स देना है हमको। तो हमारा भारत का जुडिशरी सिस्टम बहुत अच्छा है। हम वकीलों को भी देखते हैं। कई लोग जो क्या बोलते हैं, एक फैशन नहीं हो गया आजकल गाली देना भारत की जुडिशरी को। हम वकीलों को भी देखते हैं। जब वकीलों के पास क्या माइक पहुंच जाता है, थोड़ा मीडिया पहुंच जाता है, बहुत पेंडेंसी है, ये है वो है, फलाना टाइप का है, बिल्कुल है, और उसका कोई रास्ता होना ही चाहिए, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन पेंडेंसी बिकॉज ऑफ इनएफिशिएंसी नहीं है। पर ये जो जजेस वेकेशन ले लेते हैं, ये भी एक क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि जो अभी सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस जो भी हैं, मतलब जो एक सिस्टम बनी है भी है वहां पे जो वेकेशंस की, वो तो जो अंग्रेजों के जमाने से चलते, क्योंकि जो अंग्रेज जज होते थे उनको क्या हिंदुस्तान की गर्मी सहन नहीं होती थी, तो वो कुछ लिमिटेड दिन काम करते थे और फिर अपना छुट्टी में अपना वापस छुट्टियों के लिए चले जाते थे वापस अपने वतन। तो जो एक छुट्टियों का एक वो इशू है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट तो साल में इतने दिन ही काम करती है, बाकी तो ये छुट्टियों पे रहते हैं। तो एक जो ये जो लोगों का मन में विचार होता है कि ये तो इस तरह के जो जजेस भी फंक्शन करते हैं, ये भी एक वो है, पहलू है उसका, जो मतलब एक जुडिशरी को जिस नजरों से देखा जाता है कि ये तो बहुत बहुत कम दिन काम बीच में चला था, ये टॉपिक भी चला था, तो हमने खुसूसन इसी मुद्दे पे हमने एक लिंक्डइन पे एक आर्टिकल भी लिखा था। खुसूसन इसी मुद्दे पे एक आर्टिकल लिखा। देखो उसमें ऐसा है कि हमारे यहाँ वैकेशंस जो होता है वो हायर जुडिशरी जो होती है उनके लिए होता है। जो लोअर जुडिशरी है उनके लिए वैकेशंस होता है। लेकिन क्या क्रिमिनल कोर्ट्स तो चालू ही रहती है, क्रिमिनल कोर्ट्स बंद नहीं, क्रिमिनल कोर्ट्स के वैकेशन नहीं होते। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वहां पे क्रिमिनल कोर्ट्स के वैकेशन नहीं होते। और रहा सवाल हायर जुडिशरी में भी, तो हायर जुडिशरी में वैकेशंस होते हैं, लेकिन वैकेशन बेंचेस भी बैठती है। ऐसा नहीं है कि कोर्ट बंद हो जाता है, लाइट बंद हो जाता है, एकदम एक महीना कोई काम ही नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। रजिस्ट्री चालू होती है, जो भी आपके जो एफिशिएंसी होती है वो तो नहीं मेंटेन हो पाती है। जो एफिशिएंसी चाहिए, मतलब देखिए ये जो हम बात कर रहे हैं वो एक आम जनमानस के मन में जो चर्चा रहती है उस पर बात की जा रही है, तो ये भी एक एड्रेस करना जरूरी है, राइट? नहीं, बिल्कुल सही बात है। उसमें देखो एफिशिएंसी मेंटेन रहती है नहीं रहती, वो खैर उस पे रजिस्ट्री का ही हमको जवाब लेना पड़ेगा कि कितनी एफिशिएंसी मेंटेन रहती है कि नहीं रहती है। उस पे सवाल ये उठ जाता है कि आप ले लेते हो, वैकेशन ले लेते हो, और कई लोग उसमें क्या है, ये भी हमको तर्क देते हैं कि वैकेशन ले लेते हैं तो वो लोग जो अपना रिसर्च करना होता है और जो उनकी पढ़ाई करनी होती है जजेस को, वो लोग वैकेशन में ये करते हैं।
तो अगर वैकेशन में वो लोग ये करते हैं तो फिर वो जो वैकेशन वाला टाइम है उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसका भी कहीं रिकॉर्ड होना चाहिए कि आप ये ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दूसरा पक्ष इसका ये है सिक्के का कि देखिए एक बात ये समझिए कि हायर जुडिशरी में जो मैटर जाती है, अभी हमने बताया कि लोड बहुत रहता है हायर जुडिशरी में जो मैटर जाती, और हमारे यहाँ जो हायर कोर्ट्स में जो जज बैठते हैं वो जस्टिस होते हैं। इसको एक बार ध्यान से समझिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जस्टिस नहीं होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऑनरेबल जज होते हैं। हम जैसे हाई कोर्ट में जाते हैं वहां जस्टिस होते हैं, वहां न्यायमूर्ति हो जाते हैं, तो उनका काम होता है जस्टिस करना। और जस्टिस करने के लिए क्या है, आपको एक प्रॉपर माइंड फ्रेम चाहिए, आपको एक मेंटल फ्रेम चाहिए। आप इतना, जैसे देख लीजिए जनवरी से लेके जून तक निरंतर कोर्ट काम करती है, कोर्ट निरंतर काम करती है, कोई छुट्टी नहीं होती, कोई वैकेशन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। जून से बाद का जो समय है उसमें थोड़ा 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 करके ब्रेक लेती है जो हमारे यहाँ के कोर्ट है। रहा सवाल ये वाला वैकेशन का कि जो ब्रिटिश थे वो लोग को गर्मी सहन नहीं होती थी, तो गर्मी में तो हम लोग काम करते हैं, गर्मी में तो वैकेशन लेते ही नहीं हम लोग। हमारा वैकेशन कौन सा होता है, जुडिशरी का वैकेशन कौन सा होता है, जो दिवाली का वैकेशन हो गया। दिवाली का वैकेशन कितने दिन होता है हमारे गुजरात में? 20 डेज होता है हाई कोर्ट का वैकेशन। समर वैकेशन होता है, वो ब्रेक होता है, 20 डेज का ब्रेक होता है। और उसमें भी हमारा ये मानना है, इसमें हकीकत क्या है क्या नहीं है क्या नहीं है वो पता नहीं, हमारा मानना ही है। और जो हम देखते हैं जजेस काम करते हैं, बिल्कुल काम करते हैं। वो लोग का क्या है, राउंड बाय राउंड वो लोग वैकेशन बेंचेस में बैठते हैं, बिल्कुल काम करते हैं। लेकिन ये बात भी हमको एड्रेस करनी ही पड़ेगी कि इतना सारा अगर पेंडेंसी है तो ये जो वैकेशंस है, ये जो छुट्टियां हैं, इसको कम कैसे किया जाए। दूसरी बात ये कि आप इसको कम तो करिए ही, साथ में ही चालू दिन में आपकी एफिशिएंसी और कैसे बढ़े, आपको ये भी सवाल उठाना पड़ेगा कि चालू दिनों में भी आपकी एफिशिएंसी कैसे बढ़े। वैकेशन में तो थोड़ा कट ऑफ करना ही चाहिए, कटिंग करना ही चाहिए। आई एम वेरी मच विद दिस, वो तो कोई दो राय नहीं, उसमें हम सहमत ही हैं। लेकिन जब चालू है कोर्ट, उसमें आपकी कैसी एफिशिएंसी रह रही है, उसमें आपकी एफिशिएंसी कैसे बढ़े, हमको ये भी देखना पड़ेगा हमको। लेकिन सवाल ये है कि खाली हम उसको क्रिटिसाइज करने के लिए क्रिटिसाइज ना करें। हम देखते हैं बराबर, और जब भी लॉ स्टूडेंट्स जब क्या है जाते हैं पढ़ने, तो ये क्या है, 4-5 मुद्दे हैं। जैसे रिजर्वेशन एक मुद्दा है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स एक मुद्दा है, पेंडेंसी एक मुद्दा है। तो कई सारे लॉ स्टूडेंट्स क्या एज अ फैशन क्या है, ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि हमारी जुडिशरी ऐसा नहीं कर रही है, हमारी जुडिशरी ऐसा नहीं कर रही है, हमारी जुडिशरी। नॉट ओनली लॉ स्टूडेंट्स, हम तो एडवोकेट्स को भी देखते हैं ये बराबर कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं, जुडिशरी हमारी सही से काम नहीं कर रही है, ऐसे काम नहीं कर रही। लेकिन जैसे हमने पहले बताया कि जो जिस प्रकार की डाइवर्सिटी, जिस प्रकार का अलगत्व में एकता बराबर डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है हमारे में, अलग अलग है फिर भी हम एक होके रह रहे हैं, उसके बावजूद हमारी जुडिशरी काम करती है, बहुत अच्छा काम करती है। थोड़ा डेफिनेटली एक बात ऐसी है कि हमें, हाँ, एक पार्ट ऑफ स्टेट है, जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ स्टेट, राइट? नहीं, जुडिशरी इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेट, जुडिशरी समझ रहे मैं कहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब राहुल जी ने कह दिया है कि वी आर नॉट एट वॉर विद, क्या कोशिश कर रहे हैं राहुल, कौन वॉर विद द इंडियन स्टेट, कौन है इनके सलाहकार, कौन है, हमको समझ नहीं पड़ रहा है। राहुल गांधी के सलाहकार कौन है, ये थोड़ा हमारी, क्योंकि देखिए राहुल गांधी की एक आप देखें तो एक हमेशा कोशिश रही है, जब भी कांग्रेस सत्ता से बाहर गई है 2014 के बाद से, तो वो एक इसको हर चीज को एक आइडियोलॉजिकल इशू बनाने की कोशिश करते हैं कि एवरीथिंग फॉर हिम इज बेस्ड ऑन एन आइडियोलॉजी। ही इज ट्राइंग टू, वो हर बात पे अस वर्सेस देम बनाने की कोशिश करते हैं कि ये हाँ, मतलब किसी भी चीज को, हाँ सही बात है जी। क्योंकि आप अगर सबसे पहला जो भाषण, अगर राहुल गांधी का सीरियस वाला भाषण देखा जाए तो उन्होंने 2016 में भी सबसे पहले कम ही दिए, सीरियस वाले तो कम दिए हैं, बट अगर
देखा भी जाए तो उसका 2016 का एक स्पीच थी कि गांधी हमारे हैं और सावरकर आपके हैं। तो यहाँ हम्म। से उन्होंने लकीर खींचने की कोशिश की थी कि जो हम्म। जो एक आइडियोलॉजिकल इशू को वो उस समय से वो भुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम्म। हम ये आइडियोलॉजी है और ये आइडियोलॉजी है। हम्म। तो इसमें जनता के इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं एक बैक सीट ले लेते हैं। हम्म। और राहुल गांधी की ये हमेशा कोशिश रही है कि इसको हम एक आइडियोलॉजिकल, अभी जब भारत जोड़ो यात्रा भी थी तो उन्होंने यही प्लान दिया था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की मोहब्बत की दुकान, दुकान लगाएंगे, मतलब वो मोहब्बत की ऐसा दुकान। कह रहे मोहब्बत की दुकान और नफरत का बाजार, राइट। इस हम्म। तरीके से तो उनकी एक ऑब्सेशन देख सकते हैं कि वो हर चीज को एक आइडियोलॉजिकल इशू बनाने की कोशिश करते हैं। जो और है भी नहीं, जो इसमें है भी नहीं। है भी नहीं, या राइट। अगर आप देखें तो प्रणब मुखर्जी जो मतलब एक तरीके से एक कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े, तो बहुत बड़े। भारत के राष्ट्रपति ने भारत, एक समय तो ऐसा था कि शायद इंदिरा गांधी के बाद उनका नाम सबसे आगे था प्रधानमंत्री बिल्कुल सही बनने बात, के लिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो उस तरह का व्यक्ति भी अगर एक आरएसएस की तरफ, जो 17 में वो गए थे उनके हेडक्वार्टर में गए थे, उन्होंने भाषण दिया था। हम्म। एक तरीके से उन्होंने भी एक तरीके से जो आइडियोलॉजी है देश, उनका एक नेटवर्क है, 10 से 15 करोड़ स्वयंसेवक हैं किसी ना किसी संस्था के द्वारा, चाहे वो किसान मजदूर संघ हो या विश्व हिंदू परिषद हो, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हो। तो एक 10 से 15 करोड़ का उनका एक नेटवर्क है वॉलंटियर्स का, राइट। हम्म। वो एक सेक्शन है जिसको आप हमेशा से एक बिलिटल करना चाह रहे हैं, आप उनको डिमीन करना चाह रहे हैं कि नहीं ये तो सब दिस इज समथिंग विच इज रॉन्ग करके, हम्म। राइट। राहुल गांधी का एक वो हमेशा रहा है। और कह देना कि वी आर एट वॉर विद इंडियन स्टेट, तो ये चॉइस ऑफ वर्ड्स तो मतलब बहुत ही गलत लगता है कि अगर आप कहिए कि वी आर एट वॉर विद द गवर्नमेंट एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस, तो एक समझ में भी आता है कि आप ईडी की बात कर रहे हैं, आप सीबीआई की बात कर रहे हैं। बट टू से कि वी आर एट वॉर विद इंडियन स्टेट, मतलब ये तो कुछ प्रॉब्लमेटिक लगता है चॉइस ऑफ वर्ड्स इनके। देखो, सैम पिट्रोडा जब तक थे तब तक क्या है, हमको थोड़ा ऐसा था कि हाँ ऐसे बयान राहुल गांधी दे सकते हैं। सैम पिट्रोडा के बाद भी अगर राहुल गांधी चुप नहीं हो रहे हैं इस प्रकार की बयानबाजी से, ये बहुत ही, और वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है संसद में, लोकसभा में। इज द पार्ट ऑफ स्टेट, लीडर ऑफ जिस स्टेट ऑपोजिशन है से वो वो। लड़ रहे हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो। इस प्रकार की गंदी बयानबाजी करना, छोटी बयानबाजी करना, ये उनको शोभा नहीं देता है जिस प्रकार के वो व्यक्ति रहे। देखो, राहुल गांधी चाहे जैसे भी, जो भी उनका एक पॉलिटिकल एक्यूमेन रहा हो, राजनीतिक उनकी बुद्धि जो भी रही हो, राहुल गांधी की एक चीज हमने हमेशा देखी है, उन्होंने कभी भी गंदी भाषा का उपयोग नहीं किया। उन्होंने वो कभी भी उस निम्न स्तर की भाषा का उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी के लिए उपयोग नहीं किया। ये हमने देखा राहुल गांधी की। एक बात हम माने, ये आपको याद नहीं है बयान उनका जो उन्होंने कहा था, ये नरेंद्र मोदी जो है 2019 में जो महाराष्ट्र के इलेक्शन थे, ये नरेंद्र मोदी को देश के युवा डंडा डंडा मारेगा। हाँ हाँ। अब देखो, उसमें ऐसा है कि वो जो पॉलिटिक्स, वो जो इलेक्शन का जो माहौल रहता है, जो चिंगोइज्म रहता है इलेक्शन में, उसमें आदमी बह जाता है। लेकिन जिस प्रकार कई सारे नेता हैं अक्रॉस पार्टी लाइंस, वो क्या है, साल के 365 दिन कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। जैसे हमारा एक हैबिचुअल ऑफेंडर है दिल्ली में, ठीक है, थोड़ी साहब, हाँ, दिल्ली में बहुत सारे हैबिचुअल ऑफेंडर है खैर। हाँ, दिल्ली में तो बहुत सारे हैबिचुअल ऑफेंडर है खैर, उसमें कोई वो दो राय नहीं है। लेकिन ऐसे कहीं ना कोई, ऐसे राहुल गांधी का ये आदत नहीं रहा है, राहुल गांधी की ये प्रकृति नहीं रही है। लेकिन उसके बावजूद जब आप देश के खिलाफ बोलने लगे, हम तो अभी भी यही मानते हैं कि राहुल गांधी का वो इंटेंशन नहीं रहा होगा जिस इंटेंशन से ये चीज बाहर आ गई, वो इंटेंशन उनका नहीं रहा होगा। लेकिन उनको हाउ टू कम्युनिकेट हिज आइडिया सीखना पड़ेगा। उनको आइडिया कितना साल दिए जाए। देखिए, अगर ये देखा जाए तो उनकी पब्लिक लाइफ का 21वां साल है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल 2004 में पहली बार सांसद बने थे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। ये उनका 21वां साल था। फिर जो एक ये तो उनकी एक हैबिट सी हो गई, इसको राहुल गांधी का मतलब एक टैग दे दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो मतलब कहते भी हैं। अगर आपको याद हो 2017 में उन्होंने विदेश में एक बयान दिया था कि हिंदुस्तान तो
डायनेस्टीज और डायनेस्ट पे ही चलता है। तो हाँ उन्होंने हाँ। जिक्र किया था अखिलेश यादव का, हम्म अभिषेक बच्चन का। हम्म तो जो एक लोकतंत्र को भी डिमीन करने की उन्होंने कोशिश की थी कि ये तो हम्म हिंदुस्तान है, इसमें तो यही चलता है, जो हम्म वंशवाद है वही चलता है। हम्म और ये तो एक सीधा वो एक बीजेपी को ऑर्डर दे रहे हैं कि हम्म आप ये, अगर ये मुद्दे जो हैं वो सीधा उनको एक थाली में परोस के दे रहे हैं, देखिए ये ले लीजिए आप, ये मैंने तो बयान दे दिया है, हम्म। एंड यू कैन हैव अ फील्ड डे विद दिस। और जो बीजेपी हाँ हाँ कर हाँ। भी रही है। करेगी, अरे क्यों नहीं करेगी। देखिए, जब कांग्रेस ऐसा नेता चुन लेगी, ठीक है, जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं। अभी मोदी जी ने एक पॉडकास्ट किया है अभी निखिल कामत के साथ। उसमें उन्होंने गांधी जी की कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताया कि गांधी जी की कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे थे, कि वो इतने बड़ी लाठी लेके चलते थे, हिंसा की बात करते थे, उन्होंने कभी राज भोगा नहीं, लेकिन उनकी जो समाधि स्थल उसको राजघाट नाम दिया। गलत नहीं कह रहे हैं आप, एक एज अ लीडर आप, कांग्रेस संगठन ने ऐसे व्यक्ति को अपना लीडर चुन के रखा है। और कांग्रेस संगठन की भी बात क्यों करें, हम इंडी अलायंस की बात करें, इंडी गठबंधन की बात करें, उन्होंने ऐसे व्यक्ति को अपना सरपराह नियुक्त करके रखा है, ऐसा उनका प्रतिनिधि नियुक्त करके रखा है, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने मंदुम मुख्तार बना के रखा है, जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है। उनका जो आइडिया था, हिज आइडिया, ही व्हाट ही वांटेड टू कन्वे वाज कि हर जगह भाजपाइयों ने अपने लोग बिठा दिए हैं और वो लोग उस इंस्टीट्यूशंस का उपयोग पार्टी के और हमारे कांग्रेस के हित के खिलाफ कर रहे हैं। ये उनका आइडिया था। इस तरह उनको कन्वे करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या, उन्होंने घोषणा कर दी कि वी आर एट वॉर विद इंडियन स्टेट। इतनी गलतियों को माफ किया जाना चाहिए। डोंट यू थिंक इट इज टू मच करेक्ट? नहीं 21 नहीं, साल देखो, गलतियां होना और पब्लिक लाइफ नादानी, में। गलती होना और नादानी करना फर्क होता है। ये नादानों वाला स्टेटमेंट है, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये नादानी वाला स्टेटमेंट है। तो 21 साल के पब्लिक लाइफ का एक्सपीरियंस आपको इजाजत देता है कि आप ऐसी नादानी कर बिल्कुल सकें नहीं, बार बिल्कुल बार? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल इजाजत नहीं देते। और ऐसी नादानी वाला स्टेटमेंट ही अगर देते रहे, यही इनका रवैया रहा, तो आज तो ये बैठे भी हैं लीडर ऑपोजिशन के पद पे। समय दूर नहीं है कि ये संसद में भी न जाए, वो समय दूर नहीं है। राहुल गांधी से हमारी उनके पास एक काफी आशाएं हमारी राहुल गांधी से रही हैं। देखो, और जब से क्या है, एक बात बहुत ही फ्रैंकली बताए थे, जब से भारत जोड़ो यात्रा इन्होंने की थी, ठीक है, हमारा ये मानना रहा है कि कोई भी नेता जो बनता है, कोई भी अगर राजनीति में आना चाहता है, उसको सबसे पहले भारत की यात्रा करनी ही चाहिए। मोदी जी आज इतने अच्छे नेता हैं, वो राजनीति किस प्रकार की करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिंग उनकी पावर्स क्या है क्या नहीं है, उस पर हमको कोई टिप्पणी करनी नहीं है, ठीक है। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि जब वो संघ के प्रचारक रहे इतने साल, तो उन्होंने क्या भारत का भ्रमण किया है, पूरे भारत में घूमे हैं वो। इस देश का सबसे बड़ा नेता हो गया मोहनदास करमचंद गांधी, सबसे बड़े नेता हो गए। महात्मा गांधी सबसे बड़े नेता हो गए इस देश के, आज से उनसे बड़ा नेता कोई पैदा नहीं हुआ। भारत भूमि पे उन्होंने कदम रखा और सबसे पहले उन्होंने योजना यही बनाई कि मैं भारत का भ्रमण करूंगा। इसकी उनको हिदायत दी गई थी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा, लेकिन वो हिदायत को उन्होंने माना, उन्होंने वो एडवाइस उनकी मानी कि हाँ नहीं, बात बिल्कुल सही है। और आप देखिए, उन्होंने तकरीबन 2 से 2.5 वर्षों के भीतर भीतर उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। और जब उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, तुरंत बाद उन्होंने 1920-21 में उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला दिया, जिसमें पूरा भारत एकजुट होकर लड़ा नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन में। और ये क्या राहुल गांधी जो आपने बात की कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की उस तरीके से, तो काफी एक तरीके से सही बात भी है, क्योंकि उसके बाद एक राहुल गांधी की एक इमेज जो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन की हुआ करती थी कि ही कैन नॉट स्टे पुट इन इंडिया फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, वो तो एक काफी एक जो एब्रेजन था वो दूर हुआ पब्लिक की इमेज, पब्लिक की परसेप्शन से कि नहीं भाई ही इज समथिंग, मतलब ये कुछ बंदा है, कुछ सीरियसली करना तो चाह रहा है, मतलब ठीक है देश में घूम रहा है उस तरीके से, वॉकिंग उस तरीके से।
बट जो सेंटिमेंट है, जो पब्लिक का जो ग्राउंड जीरो पे सेंटिमेंट है, क्या वो आप मानते हैं कि उस तरीके से वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं? नहीं क्योंकि नहीं 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 नहीं, यू वो सी नहीं सीख प्राइम पाए। मिनिस्टर मोदी, यू सी अरविंद केजरीवाल, हम्म। मतलब ये भारत जोड़ो यात्रा जो मतलब उनकी एक थी, तो क्या वो सफल रही या असफल रही, दैट इज क्वाइट डिबेटेबल, क्योंकि जो हम्म। नीचे का सेंटिमेंट है, क्योंकि अगर आप मान के नहीं चलिए भारत, जो नहीं नहीं, भारत जोड़ो एक यात्रा कॉमन देखो सफल एवरेज तो रही। मिडिल क्लास कर्नाटक, वोटर है। कर्नाटक में इन्होंने सरकार बना ली, भाजपा को इतना बड़ा डेंट दे दिया इन्होंने, तो भारत जोड़ो यात्रा सफल तो रही। लेकिन इसके बाद ये नादानी पे नादानी, नादानी पे नादानी, अभी हाल ही में उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है कि हम 50% वाली जो सीलिंग है उसको हटा देंगे। वही, अब देखिए ये 21वीं सदी का भारत है, यहाँ पे बात हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। जो हम्म। हमारा पड़ोसी देश है, जो हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, उसने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना लिया, चाइना ने। ऐसा वो क्लेम आपका, करते हैं। आपका क्या, चाइना में आपके क्या नेट एक्सपोर्ट बता रहा है चाइना का? उनके नेट एक्सपोर्ट्स 3.58 ट्रिलियन डॉलर्स है, इंपोर्ट्स 2.58 ट्रिलियन है, उनका 1 ट्रिलियन का तो ट्रेड सरप्लस है पूरे वर्ल्ड के साथ, हम्म। राइट? और हमारी सिर्फ इकोनॉमी का साइज जीडीपी का 3.58 ट्रिलियन डॉलर है। और उसमें और भी हमारे उस जो समय लीडर, में लीडर ऑफ अपोजिशन है हमारे, उनके पास सबसे बड़े मुद्दे ये है कि हम जातिगत जनगणना करेंगे। और अपोजिशन है ही, तो मतलब इसको देखा जाना चाहिए कि मतलब क्या एक जो इंडिया की प्रोग्रेसिव पार्टी अपने आप को कहती है कि भाई वी आर, जब जो क्लेम करते हैं कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलपीजी रिफॉर्म, फॉर द हम्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991, हम्म। उस पार्टी का नेता आज भी इस देश को, जो 90s का जो है वो एक, अगर आपको याद हो तो कितने सेल्फ इमोलेशन होते थे, कितने दंगे हुआ करते थे हम्म। रिजर्वेशन के नाम पर, तो हम्म। वो व्यक्ति देश को वापस उसी ऐप में झोंकना चाह रहा है हम्म। उस तरीके से। तो ये मतलब कितनी पॉलिटिकल मेच्योरिटी है उनकी, वो दिखाता है। और जो, और मुझे भी नहीं लगता कि जो एक देश का बहुत बड़ा तबका जो होगा, जो आज की रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको ट्वीट करना चाहता है, हम्म। पर ये जो ओछी राजनीति है इनकी, जो इनको एक चीप पब्लिसिटी चाहिए, और हम्म। जो अगर इसको देखा जाए तो ये अपनी जमीन जो खोई भी है हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स में, हम्म। जो रीजनल पार्टीज को ये जमीन अपनी खो चुके हैं, जैसे कि बिहार में आरजेडी को, हम्म। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा को, जो ये अपने एक पॉलिटिकल वोट बैंक जो खो चुके हैं, इसको ये वापस चाहने की एक साजिश लगती है। और इसमें वो कितना सफल हुए हैं वो तो एक चर्चा का विषय है, बट नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे इस ऐसा देख प्रकार, के लगता इस नहीं प्रकार है। की राजनीति। देखो अब क्या है, अब आज का डिजिटल युग है। डिजिटल युग में आप इस प्रकार की, हमको दिस इज रियली बियॉन्ड माय इमेजिनेशन पावर, हमको ये समझने में बहुत मुश्किल हो रही है कि भारत देश का जो विरोध पक्ष का जो नेता है, उसके पास आज की तारीख में सबसे बड़े दो ही मुद्दे हैं। एक 50% सीलिंग हटाएंगे और एक जातिगत जनगणना करेंगे। उसके पास यही दो मुद्दे हैं। भारत का और चाइना का जो ट्रेड डेफिशिएंट बताया है, इंडिया वहां से नेट इंपोर्ट करता है चाइना से। उसके बारे में आपका कोई पहले तो ट्रेड स्टेटमेंट नहीं कॉलोनी है। कहलाता है इंडिया। पहले ट्रेड कॉलोनी, आपके पास उसके उसके बारे में आपका कोई व्यू ही नहीं है। आपने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। आपने वहां पे खाली घिस के एक स्टेटमेंट दे दिया कि चाइना इतना कर रहा है, हम क्या करेंगे। आपके पास कोई व्यू नहीं है कि आप उसको, जो ये ट्रेड डेफिसिट है हमारा और चाइना का, उसको हम कैसे कवर करेंगे, उसको हम कैसे कोप अप करेंगे। आर&डी में और पैसा कैसे, आप ये नहीं बोल सकते थे कि बजट में भारत सरकार को, बजट में जो अगला बजट आने वाला है उसमें भारत सरकार को आर&डी के लिए और पैसा देना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते। आप ये बोल सकते थे कि जो भी इंपोर्ट डिपेंडेंसी वाली जो हमारी प्रोडक्ट्स है, जिसको हम इंपोर्ट कर सकते हैं, सोलर हो गया, आईटी हार्डवेयर हो गया, टेलीकॉम्स हो गए, केमिकल्स हो गए, उसके लिए और पैसा देना चाहिए बजट में। जो प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, प्रोडक्शन इंसेंटिव लिंक जो स्कीम है, उसको और पैसा देना चाहिए बजट में। आप ये सब क्यों नहीं बोल रहे? उनके पास कोई विजन नहीं है बेसिकली, ही डज नॉट, उनको लगता है कि भाई दिस इज द अल्टीमेट वे व्हिच आई कैन यूज टू कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ द वोटर्स। जो आपने दो मुद्दे कहे कि 50% आरक्षण को हम हटा देंगे और जो जातिगत जनगणना करवा देंगे। जातिगत जनगणना
अब करवा देंगे। आपने 2011 का सेंसस में भी तो करवाया था, हम्म, राइट? कास्ट का सेंसस तो लिया गया था, हम्म, तो आपने क्यों उसको पब्लिक नहीं किया? आपके पास तो सारा डेटा था, 3 साल तक तो आपकी सरकार थी, हम्म, राइट? आपको उस समय आपको ध्यान नहीं आया, और अब की बार जब आप आ गए हैं तो देन यू आर गेटिंग ऑब्सेस्ड। और दिल्ली जैसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी में भी जो उन्होंने रैली की, राइट? दिल्ली एक अर्बन सिटी है, इट इज सिटी ऑफ माइग्रेंट्स। हम्म। वहां पर जाति का कार्ड इस तरह से नहीं चलता है जिस तरीके से अगर आप देखें तो यूपी में चले, बिहार में चले, उस नहीं तरह नहीं से नहीं वहां, नहीं चलता नहीं है। नहीं वहां भी नहीं जाके नहीं नहीं, प्रॉमिस कर रहे हैं। ये जो इनकी जो आइडियोलॉजी है, ये जो इनका मोडस रहा है, इसकी इफेक्टिवनेस की बात हो ही नहीं रही यहाँ पे आदित्य। इसकी इफेक्टिवनेस की बात ही नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि ये अपने आप में गलत है। आप गलत कर रहे हैं। अब भारत जैसी जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जो भारत, उसके आप विरोध पक्ष के नेता हैं। आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो वहां पे आपकी पहचान होती है भारत से कि भारत के विरोध पक्ष के नेता हैं। उसके बाद आपकी सबसे बड़े दो ही मुद्दे हैं आपके पास। और हमको तो आज तक ये समझ नहीं पड़ा कि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनने की इतनी स्पृहा रखते हैं, इतना उनका एस्पिरेशन है राहुल गांधी जी को, तो ये शैडो कैबिनेट क्यों नहीं फॉर्म करते हैं? ये हम अगर राहुल गांधी जी की जगह होते तो हम क्या करते? देखिए सिंपल, जितनी मिनिस्ट्रीज है भारत सरकार की, हर मिनिस्ट्री के करस्पॉन्डेंट हम हमारा एक व्यक्ति नियुक्त करते हैं, सरकार में नहीं, हमारी पार्टी में। और हम उसको बोलते हैं कि भाई ये मिनिस्ट्री में जो भी काम हो रहा है उस पर ध्यान दो, ये मिनिस्ट्री में जो भी और बेहतर हो सकता है उसके लिए इनको सजेशन दो। साल भर हम ये काम कराते हैं और हर साल के अंत में हम एक रिपोर्ट मंगवाते हैं कि कौन से मिनिस्टर, हमारे कौन सा जो अपॉइंटी है उस मिनिस्टर के करस्पॉन्डिंग उसने कैसा काम किया, और वो रिपोर्ट हम पब्लिक करते हैं कि हम लोग ने देखो ये काम किया, इन लोग ने ये काम किया, हम लोग ने ये सजेशन दिया, इन लोग ने ये काम किया, ये काम नहीं किया। उसमें लेकिन उसमें होता क्या है, उसमें आपको करना पड़ता है परिश्रम, उसमें मेहनत करनी पड़ती है आपको। तो तपस्वी जो उन्होंने बीच में स्टेटमेंट दिया था पार्लियामेंट में खड़ा होकर कि जो शरीर में गर्मी पैदा करना है, हाँ बराबर, ये आपको याद होगा ये स्टेटमेंट उन्होंने हाँ दिया मेरा था। बीजेपी हैड अ फील्ड डे विद दिस स्टेटमेंट, राइट? फिर उसके बाद जब ये वियतनाम चले गए थे शरीर में देखो, गर्मी पैदा लेकिन करने ये के सब लिए, करने के लिए जो मोडस हमने बताया, ये सब करने के लिए आपको वियतनाम जाना छोड़ना पड़ेगा, आपको बैंकॉक, थाईलैंड, इटली जाना छोड़ना पड़ेगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा। भाजपा कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है, एक बात ये समझिए आप, भाजपा कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रही। आज समस्या ये है कि विकल्प नहीं है, मोदी जी का विकल्प नहीं है। बहुत सारे फ्रंट्स हैं। ये तो कांग्रेस को तय करना है। देखिए, जो बीजेपी है वो तो विकल्प बना के नहीं देंगे कि देखिए बीजेपी इज नॉट गोइंग टू गिव एवरीथिंग टू हिम, एनीथिंग टू हिम इन अ प्लेटर, राइट? वो तो मुद्दे नहीं देंगे, नहीं देंगे। जो मुद्दे हैं वो इनको ही बनाने हैं, इनको ही बुलाने हैं, राइट? वो तो इनका काम है, वो तो बीजेपी नहीं कर सकती। बीजेपी जब अपने विपक्ष में थी तो उन्होंने मुद्दे बुनाए खुद, अपने जमीन पे उतरे नेता, लोगों के बीच गए। आपको याद होना चाहिए रविशंकर प्रसाद की वो तस्वीर जो साइकिल चला रहे थे, साइकिल वाली, स्मृति ईरानी जो सड़क पर बैठी हुई थी, जो एक आइकॉनिक पिक्चर है उनकी सिलेंडर के विरोध में। जी, तो इस तरीके के जो प्रोटेस्ट होने चाहिए ऑन द ग्राउंड, राइट? उसमें तो हम प्रियंका गांधी को भी कहीं नहीं देखते हैं, नाम राहुल गांधी को कहीं देखते हैं, प्रियंका वाड्रा को, जी बिल्कुल, उनको हम नहीं देखते हैं कहीं पे भी ऑन द ग्राउंड उतरते हुए ऐसे। हालांकि उन्होंने एक फोटो अपॉर्चुनिटी की कोशिश की थी वायनाड में, जब वो अभी हाल मिला लैंडस्लाइड आया था, बट दैट वाज टू लेट बेसिकली। जब वहां पे सब सारा काम जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने मिलकर कर लिया था, जब वहां पे सब कुछ हो चुका था, तब देन द सिबलिंग्स वेंट देयर फॉर अ फोटो अपॉर्चुनिटी, राइट? उस तरीके से तो नहीं होता है। और इसके काउंटर में आप देखिए अश्विनी वैष्णव जी को, जब पिछले जून 2023 में शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो जो वहाँ पे एक्सीडेंट हुए थे ट्रेन के तुरंत पहुंचे, जो तुरंत पहुंचे थे, ही सैट देयर, राइट? सारे रिपोर्ट ली गई उस तरीके से। तो जो बूट्स ऑन द ग्राउंड अप्रोच है, जो मतलब एक चाहिए आपको पब्लिक के साथ कनेक्ट बनाने के लिए, वो तो यहाँ पे एब्सेंट दिखता है। और फिर यही आप एक देखा जाए तो एक किचन पार्टी बन गई है कि मतलब एक किचन में जो इनका एक परिवार है, दे आर कॉलिंग ऑल द शॉट्स। जो है हमारा तो एजेंडा यही है कि
अदानी और अपना 50% रिजर्वेशन और जो जातिगत जनगणना, दिस इज फेलिंग टू कैप्चर द इमेजिनेशन और ऑफ द अभी इन वोटर, लोग ने जिसको क्या कहते कोशिश हैं। की, अभी क्या इन्होंने अपना मुख्यालय बदला है, ठीक है, अभी वो 6 हाँ, माले वही का। पे तो कारस्तानी हुई है ये, हाँ अभी वही क्या पे है, कारस्तानी हुई है। अभी इन्होंने क्या मुख्यालय बदला है। तो हाँ, हमने एक चीज देखी, जितनी भी मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, जो भी प्रिंट मीडिया है, वहां पे इन लोग ने कोशिश ये की है कि जो भी कांग्रेस का इतिहास रहा है, ठीक है, कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, और स्वाभाविक रूप से पार्टी तो बहुत पुरानी है ही कांग्रेस, तो कांग्रेसियों ने ये एक उसमें नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। हर जगह हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का इतिहास बताया जा रहा है कि पहले इलाहाबाद में मुख्यालय था, उसके बाद दिल्ली में गया, इलाहाबाद में कहाँ कहाँ मुख्यालय था, उस मुख्यालय पे कौन कौन सी गतिविधियां होती थी। हमने तो एक स्टेटमेंट ये भी पढ़ा कि इंदिरा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था जिस समय, जब वो जो आनंद भवन है वहां पे इलाहाबाद में, उस आनंद इलाहाबाद में इंदिरा गांधी स्टेटमेंट दे रही है कि ये आनंद भवन में हम लोग बहुत काम करते थे, और जो भी हमारे जो क्रांतिकारी वीर थे वो अंग्रेजों से भाग के आते थे तो हम उनको यहाँ छुपाते थे। अभी देखो ये कितना जुवेनाइल बयान है, ये उस टाइम के लिए भी कितना जुवेनाइल बयान रहा होगा। जब कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता पुलिस से भाग रहा होगा तो वो कांग्रेस एक मुख्यालय में आके छुपेगा, और छुपेगा। मुख्यालय में आके यही छुपेगा मतलब, वो। पर ठीक है, वो एक एक तरीके से वो एंगेज करना चाह रही थी लोगों को, चलिए उनकी कहानी थी, बट शी वाज ट्राइंग टू एंगेज विद द पीपल, राइट। वो एक लिंक करना चाह रही थी कि हमारा ये इतिहास रहा है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट तो आप इनको देखिए, ये तो हम अपना एक आइडियोलॉजिकल पोजीशन ले लेंगे और उसी पे लड़ते रहेंगे, और वो ग्राउंड पे रेजोनेट नहीं करता है, जहां तक देखा भी जाए तो। एक बहुत विद अच्छा द इनके पास, एक बहुत अच्छा इनके पास अवसर था आदित्य, जब इनमें क्या है संगठनात्मक चुनाव होने वाले थे, एक बहुत अच्छा इनके पास मौका था। देखो 1946 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1946 से कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव नहीं हुए थे। अभी जो हाल ही में जिसमें खड़गे साहब चुन के आए, जिसमें थरूर साहब ने फॉर्म भरा था, उसमें क्या है, जो भी गांधी परिवार है उसने अपना पूरा बैकिंग जो है, पूरा अपना वेटेज खड़गे साहब के पीछे लगा दिया, क्योंकि थरूर साहब ऐसे हैं कि वो लोग ही वुड हैव नॉट टोड द लाइन, उस प्रकार के व्यक्ति हैं थरूर साहब। इतनी बड़ी इन्होंने अपॉर्चुनिटी गवा दी कांग्रेस ने, पूरा संगठन इनका रिफर्बिश हो गया होता, पूरा ऊपर से नीचे तक की संगठन की ओवरहॉलिंग हो गई होती, और अगर ये लोग चाहते तो ये वाला जो चुनाव था इसको एज अ फेस्टिवल इन्होंने पूरे देश में सेलिब्रेट किया होता। अगर ये लोग ऐसा चाहते कि वाकई ये लोग के करने की कुछ मंशा है, अलग अलग जगह इन्होंने बूथ लगा दिए होते, कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां पे जाके वोट कर रहे होते, सब लोग देखते, उसको एज अ शो आप प्रेजेंट कर सकते थे। लेकिन अल्टीमेटली आपने उसको प्रेजेंट क्या किया, आपने उसको एक ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज तरीके उसको प्रोजेक्ट किया आपने। खड़गे जी जो थे वो एस्टेब्लिशमेंट के कैंडिडेट थे, बेसिकली कह एस्टेब्लिशमेंट दिया जाए कैंडिडेट तो। थे, आपने उसको एक ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर के रूप में आपने उसको ट्रीट किया। खड़गे साहब सबको पता खड़गे ही था, साहब तो पहली चॉइस थे भी नहीं, पहली पहली चॉइस तो चॉइस थे अशोक भी गहलोत नहीं, जी थे। गहलोत साहब थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उसके पहले कमलनाथ थे, उन्होंने मना कर दिया। गहलोत जी की तो अलग कहानी थी, वो ऐसा चाह रहे थे कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने रहे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कांग्रेस के बन राष्ट्रीय जाए। अध्यक्ष भी बन जाए, इसलिए उनको मना किया गया। बिल्कुल सही बात है। और जो उनके वो थे, क्या नाम था, शांति धारीवाल जी, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कौन कांग्रेस हाई कमांड। हाँ गहलोत साहब इस कांग्रेस हाई कमांड है। हाँ। वहां से भी समझ में आ गया था कि भाई दिस पर्सन वुड नॉट टो द लाइन, क्योंकि अशोक हम्म गहलोत अगर देखा जाए तो वुड बी द गुड फेस, राइट। ओबीसी के अच्छे नेता हैं, जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव का भी एक्सपीरियंस है। गुजरात में वो बीजेपी को हराते हराते रह गए थे हम्म 99 और 80 तक। प्रभारी थे तब, प्रभारी थे गुजरात कांग्रेस के, और बीजेपी सांस की सांस फूल गई थी उस चुनाव में। बिल्कुल सही बात, मोदी जी बिल्कुल का सही भी बात। गला खराब था, बट ही कंटिन्यू टू आते गिव गए आते स्पीचेस। गए आते ही गए आते ही गए, हाँ आते सही गए बात। आते गए, राइट। बिल्कुल सही बात। तो उस तरीके देखो से भी उस जो टाइम एक भी अपॉर्चुनिटी थी। उस टाइम भी तुमको याद होगा, हम उस टाइम भी बोले थे, और ये स्टैंड हमारा आज भी है, ट्रिनिटी वाली व्यवस्था होनी चाहिए थी। गांधीज क्या है, देखो एक फेविकॉल की तरह हो गए अब, जितने भी कार्यकर्ता है सबके आंखों पे पट्टी बंधी हुई है।
तो एक गांधी तो चाहिए ही था। तो राहुल और सोनिया का तो देख लिया सबने करके। तो हमारे हिसाब से शशि थरूर को, इन लोग को फेयर इलेक्शन में प्रेसिडेंट बन जाने देना चाहिए था। वाइस प्रेसिडेंट, बतौर वाइस प्रेसिडेंट आप प्रियंका वाड्रा को रख देते और राष्ट्रीय महासचिव आप सचिन पायलट को रख देते। ये ट्रिनिटी अगर ऊपर चली गई होती तो आई एम 100% श्योर आज कांग्रेस का फेस कुछ और होता। शशि थरूर को आप कैसे देखते हैं एज एन अध्यक्ष, क्योंकि अगर वो भी तो एक पॉलिटिशियन, अगर उस तरीके के पॉलिटिशियन तो है साउथ से नहीं। आते हैं ना, देखो एक बात ये समझो, साउथ से आते हैं पढ़े लिखे व्यक्ति, वो उन्होंने क्या किया होता, और आइडियाज उनके पास बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके पास क्या है, उतनी पावर्स नहीं है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उनके पास रिसोर्सेस नहीं है उसको पावर, उन आइडियाज को। बाकी शशि थरूर पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं और आइडियाज उनके पास बहुत अच्छे हैं। सुनी नहीं जाती है शशि थरूर की पार्टी में, वो अलग बात है। इनको खाली शशि थरूर और राहुल गांधी के आप स्टेटमेंट्स देखे हैं तो शशि थरूर के भी इनफेमस स्टेटमेंट्स उन्होंने बहुत दिए थे, हिंदू बिल्कुल दिए हैं, पाकिस्तान, हिंदू तालिबान, तो ये भी लूज कैनन है एक तरीके से। बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए कई बार क्या होता है कि आदमी बह जाता है, कई बार आदमी बह जाता है, बड़े से बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी। परम पूज्य मोहन भागवत जी ने भी अभी एक स्टेटमेंट दिया, नहीं देना चाहिए था उनको वैसा स्टेटमेंट कि हमारी असली आजादी तो 21 जनवरी को हुई, हमारी भले हमारा ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया था। उनको परम पूज्य भागवत जी को ऐसा नहीं देना चाहिए था स्टेटमेंट। नहीं अच्छा लगता है, आप जहन की आपकी अक्कासी हो जाती है कि आपके मन में क्या है, ये चीजें बाहर आ जाती है। और इसके बाद अगर आपके संगठन को कोई क्रिटिसाइज करेगा तो फिर वो जायज है और लाजमी आपका संगठन क्रिटिसाइज होगा। वो ऐसा, मैं तो उनके स्टेटमेंट में मुझे कुछ गलत नहीं दिखता। सी व्हाट ही सेड वाज कि भले हमें आजादी, असल आजादी, हमें ट्रांसफर ऑफ पावर जो भी हम मिला है वो 15 अगस्त को मिला है, जो हमें सांस्कृतिक रूप से एक आजादी मिली है वो हमें 21 जनवरी 2024 के बाद मिली। सी एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू हैव एन ओपिनियन, राइट? कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि क्या हम सही में आजाद हैं, जो एक लॉबी है पूरी तो वो गलत 15 बोलते हैं जनवरी ना, वो को, लोग गलत 15 बोलते अगस्त हैं, वो गलत कहते हैं, गलत बट सी बोलते दे आर एंटाइटल्ड टू हैव एन ओपिनियन, नहीं राइट? नहीं, एवरीबॉडी इज एंटाइटल्ड टू हैव एन ओपिनियन। बराबर, वो तो वोल्टेयर साहब बोल के गए कि आई माइट नॉट एग्री विद यू बट आई विल फाइट टिल द एंड ऑफ माय लाइफ, टिल माय लास्ट ब्रीथ फॉर योर राइट टू स्पीक, यू टू से इट। हाँ बराबर, तो वोल्टेयर साहब बोल के गए, आज से नहीं बोलेंगे। लेकिन वो ओपिनियन को हम फिर कसौटी पे खरा भी तो चेक भी तो करते हैं हम। जैसे अगर वो लोग, जैसे कई लोग, जैसे अभी तुमने बताया कि कई लोग बोलते हैं कि क्या आर वी रियली फ्री, आर वी रियली इंडिपेंडेंट, तो वो लोग गलत बोलते हैं। वो एक सनक सवार है उनपे, एक विचारधारा से ग्रसित लोग हैं वो लोग। तो अगर वो लोग ऐसा बोलते हैं तो गलत है। तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी ऐसा बोलता है कि नहीं हमें असली आजादी तो एक पर्टिकुलर घटना के, तो वो भी गलत है, वो भी गलत है। देखिए भारत की आजादी का दिवस 1947 अवश्य रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन भारत सोवरिन हुआ 26 जनवरी 1950 को। 1947 से लेके 1950 तक आपके जो सोवरिन थे, जो आपके राष्ट्राध्यक्ष थे, वो गवर्नर जनरल जो हुआ करते थे, राजा ही थे, राजा ही थे, वो क्राउन ही था। जब तक आपका कॉन्स्टिट्यूशन 1949 के 26 नवंबर को, जब तक आपके कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ हिस्से लागू नहीं हुए और संपूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी जो अभी हमारे नजदीक आ रहा है, जब तक वो पूरी रूप से एनफोर्स नहीं हुए थे, तब तक आपके जो अध्यक्ष थे, आपके जो सोवरिन थे, वो क्राउन ही थे। तो अगर आपको इस प्रकार का स्टेटमेंट देना भी है कि 1947, तो आप स्टेटमेंट दीजिए 1950 का स्टेटमेंट दीजिए, 1947 का भी मत दीजिए, क्योंकि 1947 में तो एक्चुअली सिर्फ ट्रांसफर ऑफ पावर ही हुआ था। आप इंडिपेंडेंट तो हो गए थे, सोवरिन तो नहीं हुए थे आप। वो तो आप 1900 स्टेटमेंट देखे ना कॉन्स्टिट्यूशन में, वी द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कंट्री। वी द पीपल ऑफ इंडिया तो 26 जनवरी 1950 के बाद आया, तभी आया। उसके पहले तो आप सोवरिन नहीं थे, उसके पहले तो क्राउन ही चल रहा था। तो अगर इस प्रकार के आपको बेतरतीब निवेदन देने भी हैं, जबकि हम भागवत साहब का बहुत मान सम्मान करते हैं, उन्होंने, उनकी खिदमत बहुत है, उनके बहुत खिदमत है रही इस देश के लिए, पर्सनल व्यक्ति के तौर पे भी, और जिस संगठन की सरपरस्ती कर रहे हैं उस हिसाब से भी उनकी बहुत खिदमत रही है इस मुल्क के लिए। लेकिन इस प्रकार के
निवेदन जिनमें अतिरेक आपको दिखता है, जिसमें अदरिंग वाली क्वालिटीज आपको दिखती है कि हम क्या, आप ये इस स्टेटमेंट से आप क्या अदरिंग वाली क्वालिटीज है इस स्टेटमेंट में कि हमारा हो गया तो अब हम कल्चरल आजाद हो गए, वो हमारे कल्चरल का हिस्सा नहीं थे। नहीं, ये भारत अपने आप में कल्चर है। आप अफगानिस्तान से लेके इंडोनेशिया तक फैले हुए थे किसी जमाने में, आज आप महदूद हो गए हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आप महदूद हो गए। हो सकता है कि कल आप यूएसए तक फैल जाएं, तो आपको जियोग्राफिकल आइडेंटिटी थोड़ी है, आप तो अपने आप में कल्चरल आइडेंटिटी है। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि 21 जनवरी जब हमारे राम लल्ला है तभी हमको सांस्कृतिक रूप से आजादी मिली। तो इस प्रकार के निवेदनों से बचना चाहिए। ट्रीजन कह देना, यही जो हमारे राहुल जी हैं इसको ट्रीजन कह रहे थे। ट्रीजन अगर दूसरा देश होता तो अभी तक तो उनको अंदर कर दिया होता। कई रूप से उनकी बात गलत नहीं है, कई रूप से उनकी बात गलत नहीं है, लेकिन चूंकि जो उनका आइडिया है राहुल गांधी जी का वो एक्चुअली बाहर आ ही नहीं पाता है, वो उनके मन में ही रह जाता है। इनके पास क्या है, वोकैबुलरी की कमी है, इनके पास अल्फाज नहीं है। तो ये जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कहते हैं रॉलिंस कॉलेज से पढ़े हैं, सेंट स्टीफंस के भी एक वो अलुमनाई रह चुके, भले वहां से पढ़े कंप्लीट नहीं की हो। एफिडेविट आपको लगता है कि कोर्ट जो इलेक्शन एफिडेविट में तो यही सब लिखते हैं। बात सही है, वही लिखते हैं, राइट। डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर आए हैं बाहर से, लिखते हैं। उसके बाद अगर इस लिखते हैं और इस तरह की बयानबाजी करना है, दिस इज ट्रीजन करके हैं। नहीं तो उनका देखिए, राहुल गांधी के आइडियाज जो है वो बाहर ही नहीं आ पाते हैं। और हमारे संघ के जो प्रवर्तक हैं उनकी समस्या ये, संघ और भाजपा के प्रवर्तक हैं कि उनके जो इननेट आइडियाज है वो सबके सब बाहर आ जाते हैं। इंट्रूसिव थॉट्स इसको कहते हैं। उनके इंट्रूसिव थॉट्स बाहर आ जाते हैं, वो लोग रुकने का नाम ही नहीं लेते। ये कॉन्ट्रास्ट है हमारे संघ में और इसमें। खैर संक्रांति का समय रहा है ये पूरा हफ्ता, और महाकुंभ में भी अच्छे अच्छे लोग पहुंचे हैं। कांग्रेस का कोई या फिर कोई विरोध पार्टी का कोई पहुंचा नहीं हमारे हिसाब से। कहते वो नहीं पहुंचे, बट वो ऐसा कहते हैं कि जो उनके पहले वो अध्यक्ष थे कांग्रेस के, यूपी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, अजय लल्लू, वो शायद पहुंचे थे, वो पहुंचे हैं शायद। पर वो तो जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, या मैं उनका नाम अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, वो तो राम मंदिर के उसमें भी पहुंचे थे, उसमें भी पहुंचे हुए थे। लेकिन विक्रमादित्य सिंह तो गए थे। हाँ, कुंभ में तो खैर मुलायम सिंह भी डुबकी मार चुके हैं, अखिलेश यादव भी मार चुके हैं। जब ये लोग मुख्यमंत्री रहे हैं, बतौर मुख्यमंत्री इन लोग ने जब आयोजन करवाया था महाकुंभ का, तो मुलायम सिंह भी जा चुके हैं, नेताजी, और अखिलेश यादव भी जा चुके हैं। अभी देखिए, अभी तो एक ही हफ्ता हुआ है महाकुंभ में, और देखिए कौन पहुंचता है। बाकी कई सारे, अभय सिंह काफी चल रहे हैं लोग वहां पे, वो आईआईटी वाला जो लड़का है जिसने अपने सब पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, और सब लोग ने उसको, क्या है, हम कई जगह देख रहे हैं, कई लोग ने उसको एक ब्रांड बना दिया है, मॉडल बना दिया है कि देखो ये कितना नसीब वाला है कि मोह माया छोड़ के इसके पास ये है। तो आप एक बात ये समझिए कि उसने आईआईटी में से अगर एरोस्पेस की इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तो, और उसने देश के प्रति कुछ योगदान नहीं दिया, तो उसने वो आईआईटी की सीट को वेस्ट किया है। अगर वो पहले ही चला जाता तो वहां पे कोई अच्छा बच्चा पढ़ लेता, हो सकता है कि वो अगला आर चिदम्बरम बन गया होता, हो सकता है वो अगला एपीजे अब्दुल कलाम बन गया होता। लेकिन इसने क्या है, सीट वेस्ट। अलग बात है, स्पिरिचुअलिटी एक ठीक है होती है, बट उस तरीके से अगर आप, जो आपका मन है, जो आपका इतना अच्छा ब्रेन है, राइट, अगर उसको आप देश के बेहतरी के योगदान अगर नहीं देते हैं तो दैट इज समथिंग प्रॉब्लमेटिक, और बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक है। और प्लस आप एक बात समझिए कि जो मिडिल क्लास का व्यक्ति है, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, वो ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम लोग आईआईटी में पूरा हमारे माँ बाप पढ़ाई लिखाई करवाएं हमको, और फिर हम लोग माँ बाप की जिम्मेदारी से महरूम होके हम लोग संन्यास ले लें। अफोर्ड नहीं कर सकते मिडिल क्लास के बच्चे। आप इनको इस प्रकार की आशा देना बंद कर दीजिए। कई लोग हम देख रहे हैं कि नहीं, ये अभय सिंह के तो क्या लाइफ है, क्या जिंदगी है। अरे आप देखिए उनका बैकग्राउंड देखिए, आईआईटी से पढ़े हुए हैं वो। तो अगर कोई व्यक्ति आईआईटी से पढ़ा हुआ है तो 90% उसके माता पिता आर्थिक रूप से सक्षम है। Not everyone has this luxury, right? कि आप छोड़ के छाड़ के पहुंच जाइए। सबके पास वो लग्जरी नहीं है, उनके पास वो लग्जरी थी इसीलिए वो कर पाए। लेकिन उनका उदाहरण लेके
आज हम लोग देखें कि नहीं वाह इसके क्या नसीब है ये वो, तो ये बहुत गलत है। उनको हीरो बनाना बंद करिए आप अभय सिंह को। और हमारा तो उनसे काफी शिकायत हमारी ये अभय सिंह से कि अगर आपको यही सब करना था तो आईआईटी में आपने एक सीट क्यों खाई? आपको आईआईटी में नहीं जाना चाहिए था, आपको आईआईटी की वो सीट वेस्ट नहीं कर सकते। हो सकता है मेरा कोई भाई वहां पे पढ़ गया होता, हो सकता है मेरा कोई भाई वहां पे एपीजे अब्दुल कलाम बन गया होता, आर चिदम्बरम बन गया होता, सुंदर पिचाई बन गया होता, लेकिन आपकी वजह से आपने वो एक सीट वहां पे वेस्ट की। इसकी वजह से मेरा कोई एक भाई वहां पे पढ़ नहीं पाया, मेरी कोई एक बहन वहां पढ़ नहीं पाई। अब ये तो उनकी आखिर में देखे तो उनकी चॉइस है, सी ही डिड नॉट नहीं डिसाइड, बिल्कुल मतलब वो बिल्कुल पहले से तो बिल्कुल ये उनकी सोचकर चॉइस नहीं है। आए थे कि भाई मैं तो जब आईआईटी में एडमिशन ले भी रहे थे तो ही डिड हम्म। नॉट थिंक ऑफ कि आगे जाके मैं इस तरह का संन्यास ले लूंगा, राइट? नहीं लेकिन उस समय तो जब उनके आपने भी एक बड़े बार सपने एडमिशन थे। ले लिया, आपने एडमिशन ले लिया, आपने पढ़ाई लिखाई कर ली, तो जब आप पे, जब समय आया कि जिम्मेदारियां आप पे हायल हुई, जब ये समय आया कि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसेंड हुई, आप छोड़ के भाग गए। पर ये तो उनका पर्सनल एक चॉइस भी कह सकते हैं ना, बिल्कुल ही हैज पर्सनल हिज ओन चॉइस बात चॉइस। है, वो तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन ठीक है हम तो आकलन विश्लेषण कर ही सकते हैं। हीरो बट वर्शिप वही नहीं है, होनी चाहिए, उनको हीरो नहीं बनाना चाहिए कि हाँ वो बहुत अच्छे हैं। जब तक जिंदा है तब तक निंदा है, राइट? जब तक जिंदा है तब तक जिंदा है। सही 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 बात है। मनमोहन सिंह साहब के संदर्भ में ये बात याद आती है, जब तक वो जिंदा थे तब तक तब सबने उनकी तक, निंदा की है ना। जब तक जिंदा अब रहे जब तब हमारे तक, बीच नहीं रहे तो सब उनको कह रहे लेजेंड थे, लेजेंड थे, जब तक जिंदा रहे तब तक शर्मिंदा रहे और तब तक निंदा रही। हम्म। ठीक है। अभी तो एक ही हफ्ता हुआ है महाकुंभ का, है कि कौन कौन पहुंचता है महाकुंभ में, और हम लोग भी प्रयत्न करेंगे महाकुंभ हम भी पहुंचे और वहीं से सबके साथ जुड़ेंगे। तो आज भी अच्छी चर्चा रही, और फिर इसी हफ्ते इसी समय अगले हफ्ते अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे। फिर भेंट होगी, और देखते ही सब अगले हफ्ते तो ट्रम्प सरकार बन जाएगी अगले हफ्ते तक तो। हम सरकार, कल ही और इनॉग्रेशन है भारतीय तारीख कल ही तिथि के हिसाब इनॉग्रेशन से है, तो। और आज हमास इसराइल पे बात हमने इसीलिए नहीं, क्योंकि आज वो डील इफेक्टिव होने वाली है, तो इफेक्टिव हो जाएगी तो फिर अगले हफ्ते उस पे चर्चा करते हैं जाते हमास जाते डील। जो बाइडेन कुछ अपने आप को दिखा के जाए, देखिए हमने भी कुछ कुछ दिखा किया के है। देखते हैं, अभी तो इफेक्टिव हुई नहीं है, लास्ट मिनट पे अगर कुछ हो जाए तो वी डू नॉट नो, इसीलिए उस पर कुछ बात नहीं नहीं कह हुई। सकते। इसलिए उस पर बात नहीं की, एक बार उसको इफेक्टिव हो जाने दीजिए, फिर इसराइल हमास पे चर्चा करेंगे। देखते हैं कैसे क्या होता है, एक हफ्ता टाइम का एक हफ्ता उसको भी समय दे कहना दे। चाहिए, क्या पता नेतन्याहू साहब घूम जाए। क्या पता नेतन्याहू नेतन्याहू घूम साहब घूम जाए। जाए। हाँ वो भी बहुत अफलातून आदमी है नेतन्याहू साहब, उनका भी परिवार बहुत जबरदस्त रहा है। ठीक है, उस पर चर्चा को अगले फिर हफ्ते के किसी लिए, दिन होगी। अगले हफ्ते ही करेंगे, अगले हफ्ते ही करेंगे, अगले हफ्ते ही करेंगे उस पर चर्चा। ठीक है, जब तक जो लोग कुंभ नहीं जा पाए अभी तक, आयोजन करवाइए, कुंभ पहुंचिए, और नहाई डुबकी उबकी लगाइए जरा कुंभ में, और देखिए महाकुंभ का आनंद लीजिए। योगी जी भी सबको निमंत्रण दे रहे हैं, योगी जी भी सबको सरकार ने निमंत्रण बहुत दे रहे अच्छा हैं। आयोजन किया है, जरूर आप जाएं, अपने जो भी परिवार के साथ जाएं, या अपनी स्पिरिचुअल जो आपका एक वो होना चाहिए, अपनी लाइफ में एंगल होना चाहिए, उसको आप जरूर आजमाएं। उस हम्म, वही ठीक है है। आदित्य भाई, फिर जय आपसे हिंद, जय इजाजत भारत। लेंगे। जय हिंद, जय भारत।